मेरे दादा दादी को पापा को बेटी नहीं चाहिए थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं पैदा हो गई 2000 में। उस टाइम मम्मी और मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। तू तो 10 के नीचे आती है, तेरे को 10 का चाहिए। बहुत छोटी उम्र में मुझे पता चल गया था का मतलब क्या होता है। मैं इस 8 साल की लड़की, तुम्हारे घर वाले, मम्मी के घर वालों के ही रिश्ते में बुरी नज़र डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी मेरे साथ। वही चीज़ मैंने अगर मम्मी को जाके बताई तो मम्मी की वर्डिंग से तूने उकसाया होगा। अरे 8 साल की लड़की क्या उकसाएगी यार एक आदमी को। वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, अगर उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो मैं ऑन स्क्रीन कह रही हूँ वो बाहर जाएगा। 11th-12th में आए, गई मैं भी बाहर, बनाने की कोशिश करी, बना भी बॉयफ्रेंड। पूरे अभी तक 25 साल की हूँ मैं, सिर्फ 3 रिलेशनशिप रहे हैं, वो तीनों ही मम्मी की वजह से टूट गए। किस लेवल तक का टॉर्चर। मेरी मम्मी रोटी को ना पैरों से रोंग देती थी और कहती थी खा इसको। मेरी मम्मी ने बाथरूम में खाना फेंक के बोला कि खा इसको, खाना पड़ता था। तो मम्मी ने ऐसे ऐसे कांड भी कर रखे कि मेरे को नंगा खड़ा कर देना, सड़क पे कपड़े फाड़ देना, रात के 2-2 बजे घर से बाहर निकाल देना। उस टाइम मैंने ना आओ ते का ना ताओ एक चीज़ वर्ड बोली थी, वो आज तक घर याद है। रेंट के मकान पे थे हम, मधु विहार में, पड़पड़गंज में। एल शेप का घर था, मम्मी वहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ खड़ी थी। पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी जब मम्मी ने 181 पे कॉल कर दी थी। मैंने उस टाइम ये बोला था कि शुरुआत आपने करी ना, बैंड मैं करूँगी। आजकल के पतियों को पता नहीं कोई ट्रेंड चल गया है पतियों में, अपनी ही भाभी के साथ अफेयर में सबसे ज़्यादा होता है। आजकल के आदमियों की जो फैंटेसीज है ना, उतनी ख़राब हो गई ना पॉर्न देख देख के। बाय गॉड, मेरे को मन करता है कि मैं क्या बोलूँ। वो अपनी बीवी को पॉर्न देखने के लिए फोर्स करता था, डाउनलोड करके रखता था, और अपनी बीवी को बोलता था ऐसे ही कर, यही वर्ड्स यूज़ कर। नहीं करती बीवी तो मार खाती है। मैं ये बोलती हूँ तुम्हारी बीवी कोई पॉर्न एक्ट्रेस नहीं है भाई। मेरा बाप तो ये था कि जब मेंटेनेंस का केस डला, मम्मी पैसे मांगती थी कोर्ट में, तो मम्मी पापा के तो ये वर्ड्स थे, तेरे को बेटी पैदा करके दे दी, कोर्ट में बिठा दे, उसकी कमाई आएगी, पाल लियो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हस्ती, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, वो एक ऐसे माहौल में रह रही हैं जहाँ पे मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो दर्द का भंडार है। और उस दर्द को देखते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ उनके मुंह से, जो वो अपने भाई सही तरीके से, मैं आपने डायरेक्ट बात बताऊँ तो वो अपने मुंह तो इतनी ऐसी ऐसी बात बता देगी, आपने शायद आपका दिल दहल जाएगा। पहला रीज़न, वो खुद इस रास्ते से निकल के आई हैं। दूसरा रीज़न, वो एक एडवोकेट भी हैं, लॉयर की लाइन में काम कर रही हैं, बाहर भी और जहाँ रह रही हैं वहाँ पे भी वो इस तरीके की कहानियों को देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं आस्था जी से। शायद आप इनका चेहरा देखते ही पहचान जाओगे। मुझे ज़्यादा इनके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जो मेरी हरियाणा वाली जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी बहन बेटियाँ जुड़ रही हैं, तो मैं चाहूँगी आज इन तक मिल के और इनकी बात ताता ज़रूर कुछ ना कुछ तुम सीखियो, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं आस्था जी से। कैसे हो आस्था जी आप? बस बढ़िया मैम, और सब ठीक चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब बढ़िया। चलो तो आस्था जी, शुरुआत करूँगी मैं अपने मायका स्वीट होम से। आप मायका स्वीट होम में रह रही हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आश्रम नाम बदनाम, तो इसके बारे में आप सबसे पहले बताएं मुझे, क्योंकि आप उस जगह पे रह रही हैं। तो ये जो समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आश्रम है, आश्रम में तो बहुत काम हुआ है नू है। तो बस मैं एक छोटी सी बात पे, आश्रम नाम बदनाम, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो मैम, आश्रम नाम बदनाम किन लोगों की वजह से हुआ है वो तो सब जानते ही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगी। बाकी हमारी जो बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने भी बहुत बदनाम कर रखा है। बट आप अगर आप उसी की पॉजिटिव एक्सपेक्ट लो तो मिस्टर इंडिया बहुत बड़ी मूवी है अनिल कपूर की, बिल्कुल। और उसी से इंस्पायर होके अविनाश भैया ने ये आश्रम खोला था 1996 में। और देखो, अगर हम गलत होते या आश्रम गलत होता हमारा, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं अपने आश्रम की बात कर रही हूँ जो मायका स्वीट होम है विनाश जी का। मैं उसमें पर्सनली रह रही हूँ, 4 साल हो गए मुझे रहते हुए। और अगर हम गलत होते तो पहली बात तो मेन रोड पे
इतने लोगों के बीच में हम काम नहीं कर रहे होते खुलेआम। दूसरी बात, अगर हम गलत होते तो आज 250 महिलाएं हमारे साथ आके नहीं रह रही होती। तीसरी बात, हमारी 2 ब्रांचेस और नहीं खुली होती, और उसमें भी हमने, सबको पता है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होती है, WCD है, हर स्टेट में WCD होती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनको भी हम इन्फॉर्म करते दैट वी आर रनिंग अ महिला आश्रम इन योर स्टेट, इन योर जुरिडिक्शन, जस्ट टू इंटीमेट यू कि आपके जुरिडिक्शन में हम ये काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने पंजाब में खोला, उसको 2-3 महीने हुए हैं। हमारी एक हरियाणा में भी ब्रांच है और दिल्ली में हमारी मेन ब्रांच है नजफगढ़ में। देखो, अगर गलत होता आश्रम तो मैं आपके सामने नहीं बैठी होती, आप मुझे बुलाते ही नहीं। बिल्कुल। और लाखों महिलाएं रह के जा चुकी हैं, और अगर आप आज की बात करो तो अभी 250 महिलाएं तीनों ब्रांचेस की मिला के, मैं आपको टोटल स्ट्रेंथ बता रही हूँ, 250 महिलाएं रह रही हैं उनके बच्चों के साथ। और अगर आप हमारा यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, तो उस पर भी उन्होंने अपनी आप बीती बता रखी है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले नहीं छोड़ के जाते, इनफैक्ट पुलिस वालों के पास भी आश्रम नहीं है। उनको जब नाइट स्टे शेल्टर देना होता है तो वो हमारे आश्रम में आते हैं कि आप एक नाइट स्टे शेल्टर दे दो, क्योंकि कल इनकी पेशी करनी है। अगर हम गलत होते, आश्रम गलत होता हमारा, तो पुलिस वाले भी नहीं छोड़ के जाते। हमारे पास वंशकी स्टॉप सेंटर से आ रखे हैं, तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी पता है कि डेट हमारा आश्रम सिक्योर है। और देखो, सिक्योर क्यों नहीं होगा, हमारा आश्रम का नाम ही क्या है, मायका। मायका सबको पता है, माँ का घर होता है, तो वो माँ के घर की तरह ही हम रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए है, आप आओ, विजिट करो। मैं आपको भी पर्सनली कह रही हूँ, आप विजिट करो। तीनों ब्रांचेस हमारे, आप कभी भी 10 से 6 के बीच में, सुबह 10 AM to 6 PM हमने विजिटिंग आवर्स रखे हुए हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि महिलाएं अपने कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। अब कई लोग इस पे सवाल उठा देते हैं कि 6 बजे के बाद क्यों नहीं। 6 बजे के बाद एक महिला ऐसी होती है, घर में भी 6 बजे के बाद महिलाएं अपने कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। सूट पहनना है सूट पहने, पजामा टी शर्ट पहनना है पजामा टी शर्ट पहने। हम नहीं अलाउ करते 6 बजे के बाद, कोई भी डोनर विजिट नहीं अलाउ करते। हाँ, अगर कोई ज़रूरतमंद आता है रहने के लिए, तो उसके लिए 24 घंटे 7 दिन हमारे द्वार खुले हैं। रात के 2 बजे भी कोई महिला घंटी बजाती है कि मुझे ज़रूरत है, वेलकम है। वो तो मैंने एक चीज़ और देखी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप बाहर निकाल के लेके आती हैं, रील्स के माध्यम से भी देखने को मिला है, यूट्यूब पे भी देखने को मिला है। तो मैंने एक चीज़ भी देखी थी कि आपके वहाँ पे कोई पेएबल किसी भी तरीके का स्टाफ नहीं है, जो भी महिलाएं कर रही हैं वो अपने खुद से कर रही हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि 6 बजे के बाद भाई खाना दाना सबको बनाना होता है, वो अब बाहर देखेंगे तो क्या ही करेंगे। तो ये चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे कि भाई काम मतलब खाने के भी हमें पैसे देने होते हैं या देने होते हैं, तो इसकी अपने मायका की क्या टर्म्स कंडीशंस हैं? देखो मैम, हमारा बहुत सिंपल सा कंडीशन है, मायका है, हर बेटी बहन का घर होता है। अब आप अपने मायके जाओगे तो पैसे तो दे के रहोगे नहीं। नहीं, मैं तो लेके आती हूँ लेके ही जाते हैं यहाँ से भी। और देखो, भैया ने आज तक 30 साल हो गए संस्था को चलते हुए, आज तक किसी भी महिला या बेटी से या बहन से 1 रुपये नहीं लिया, बल्कि दिया ही है। हमारा बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमने दे रखे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, उस पर आप जाइए, कॉल करिए। हमारे सिर्फ 5 सवाल होते हैं एक महिला से जो आना चाहती है। क्यों रहना चाहते हैं, रीज़न बताओ। बिना रीज़न के हम नहीं रखते हैं, क्योंकि देखो आजकल की महिलाएं, अगर मैं बोलूँ ना, 90% महिलाएं परेशान हैं, 10% महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ फ़ायदा उठाना जानती हैं, और मतलब अपने घर पे भी नहीं बसा पाई तो इधर आके रहना है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों रहना चाहते हैं, आपको रीज़न बताना होगा। दूसरा, आपको अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा। तीसरा, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि हम 18 से नीचे के लिए नहीं है, 18 से ऊपर की महिलाएं, जो 18 है या 18 से ऊपर की महिलाओं के लिए। 18 से नीचे के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है, CWC बहुत है, CWC के आश्रम 9000 आश्रम है दिल्ली में। उसके बाद अगर महिला बच्चे के साथ आती है तो उनको बच्चों की उम्र बतानी होगी, क्योंकि हमारा महिला आश्रम है, हम 8 साल से ऊपर का लड़का अलाउड नहीं है महिला आश्रम में। ये WCD की गाइडलाइन है दिल्ली की। हर गवर्नमेंट आश्रम में, हर स्टेट के गवर्नमेंट आश्रम जो महिला के होते हैं उनमें बॉयज़ की एज वेरी करती है। जैसे दिल्ली में है 8 साल से ऊपर का लड़का अलाउड नहीं है। हरियाणा में है कि आप 16-17 साल तक का लड़का रख सकते हो, बट हमने अपना महिला आश्रम का बना रखा है कि 8 साल से ऊपर का लड़का हम नहीं रखेंगे। देखो, महिला है, टीन एज महिलाएं भी आ रही हैं, अनमैरिड भी आ रही हैं,
और लड़के जल्दी मैच्योर होते हैं लड़कियों से, तो बिल्कुल। इसलिए हमने ये एज बार सिर्फ बॉयज़ के लिए रखी हुई है। अगर महिला अपने बच्चे के साथ आती है, अगर वो बेटा लेकर आ रही है तो 8 साल से ऊपर का बेटा अलाउड नहीं है। अगर बेटी आ रही है तो बेटी की कोई एज मैटर नहीं करती है। बच्चों के साथ आ रही है तो बच्चों का या तो आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट या टीके का कार्ड, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा महिला को, क्योंकि देखो क्राइम और फ्रॉड बहुत चल रहा है। हमें भी पता होना चाहिए जो बच्चा महिला के साथ आ रहा है वो उसी का बच्चा है। ठीक है, तो आस्था जी जैसे इसी में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। आपने बोला कि हम ये पूछेंगे कि भाई क्यों आना चाहते हैं, और आपने ये भी बताया मुझे कि आधी तो ये बोलेंगे कि भाई हमें ज़रूरत है, घर से टॉर्चर्ड हैं, एक्सप्लॉइट हैं, जो भी है। तो आप कैसे जजमेंट करते हो कि ये बिल्कुल ठीक होगी? क्योंकि जहाँ तक हम भी समाज को देख रहे हैं 10% ऐसी वुमेन्स हैं जो आपको मेन से भी फ्रॉड मिलेंगी। तो वहाँ कैसे जजमेंट मिल सकती है कि भाई आप कैसे पहचान सकते हो कि क्या आप उनके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं, उनकी पता करते हैं, या सिर्फ मतलब किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं उनकी बातों देखो से? मैम, जो आना चाहती है ना, बिकॉज फॉर माई व्यू तो वो तो अपने आश्रम के लिए भी हानिकारक है, तो उसकी जजमेंट कैसे कर सकते हैं आप? जो आना चाहती है ना महिला, उसके फ़ोन में आवाज़ में ही दर्द पता चल जाता है। और जब हम पूछते हैं ना क्यों रहना चाहते हो, महिला बोलती है परेशान है तभी तो आके रहना चाहते हैं। हम पूछते हैं क्या परेशानी है जो घर छोड़ के आपको आश्रम में रहना है, क्योंकि हर महिला तो घर छोड़ती नहीं है। अगर महिला के दिमाग में आ रहा है मुझे घर छोड़ के आश्रम में रहना है, इसका मतलब वो इस लेवल पे हैरेस्ड है, इस लेवल पे इरिटेट हो चुकी है, इस लेवल पे उसकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। अब वो चाहती है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब कहीं दूर चली जाऊँ। तो वो हम एक छोटी सी वजह पूछते हैं। बहुत सारी महिलाएं बताती हैं कि हमारा पति हमें मारता पीटता है, ड्रिंक करके मारता है, घर में एक दाना नहीं देता है, पैसे नहीं देना, बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चलो हस्बैंड के साथ तो होता ही होता है, सास ससुर परेशान कर रहे हैं, जेठानियाँ परेशान कर रही है, जेठानी टॉर्चर कर रही है, या किसी के घर में भाभियाँ नहीं रहने दे रही हैं, या किसी के घर में नंदे ख़राब कर रही हैं रिश्ते। तो जब कोई देखो जिसको रहना होता है ना, और जिसके पास सही में वजह है, वो वजह बताने में नहीं कराता। बिल्कुल। और जो महिलाएं हमें लगती हैं, हम कैसे जज करते हैं, आपने पूछा, जो महिलाएं हम पूछते हैं कि क्या रहना है, क्यों रहना चाहते हो, परेशान है तभी तो रहना चाहते हैं, अगर आपको रखना तो बताओ, नहीं रखना तो बताओ। इससे पता चल जाता है टोन से कि महिला ज़्यादा परेशानी ये परेशान करके आ रही है। बेसिकली साइकोलॉजी से पता चल जाता है, बातचीत के जरिए उनकी। ठीक है, तो आस्था जी मैं थोड़ा महिलाओं के बारे में बाद में बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो जनता, और ख़ासकर मेरी कुछ ऐसी बहनें भी अब इसको देखेंगी जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है वो उस माहौल में जूझ भी रही हों, और मैं चाहूँगी कि अगर इस माहौल में से निकलना है तो आपके ज़रिए उनको एक रास्ता भी मिल जाए। तो पहले तो मैं आप पे ही आऊँगी, और क्योंकि आप उस चीज़ को इसलिए क्लियरली बता सकती हैं मेरे नज़रिए से, क्योंकि आप वो चीज़ें सहन करके वहाँ पे रह रही हैं, कर रही हैं, और आप एक अच्छे लेवल पे आज काम भी कर रही हैं। तो मैं पर्सनली पहले आपके ऊपर आऊँगी कि आप कहाँ से हैं और आपने मायका स्वीट होम क्यों चूज़ करा। इसके बारे में आधी जनता तो जानती भी होगी, पर मैं उनके लिए पूछना चाहूँगी, और ख़ासकर मैं मेरे लिए भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि पॉडकास्ट में सब सोचते हैं कि भाई ये भी चीज़ हो जाती है, पर जेन्युइनली बताया जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है भाई जो मुझे भी कई बार यहीं आके पता चलती है इंसान के बारे में। ठीक है, जो सच्चाई होती है ना, उस सच्चाई को मैं नकार नहीं सकती, सच्चाई सच्चाई है। तो मैं वो भी पूछना चाहूँगी कि आप किस उम्र में मायका से जुड़ी, क्यों जुड़ी, ऐसा क्या हुआ था जो आपने वो रास्ता अपनाया, तो वो ज़रा मुझे बताएं थोड़ा। देखिए मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरे मम्मी और पापा दोनों दिल्ली से ही हैं। दोनों अच्छे वेल्दी फैमिली से हैं। ये भी नहीं है कि हाँ मिडिल क्लास फैमिली हो, हायर मिडिल क्लास फैमिली है मेरी मम्मी की भी और फादर की भी। फादर इज़ अ गुड बिजनेसमैन, वेल्दी पर्सन, ही इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर, ही हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, ही इज़ इनटू मैनी बिजनेसेस। सो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं था इसलिए आई। मेरी मम्मी की साइड की जो फैमिली है, ननियाल कह लो या जो भी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर एक कोई ना कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई आईपीएस है, कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में ऑफिसर है, मतलब वेरी गुड फैमिली। फादर की साइड की ज़्यादातर फैमिली बिजनेस में है, मेरी मदर की फैमिली की साइड में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्रीज़ में है। तो मम्मा पापा की लव कम अरेंज मैरिज थी। 99 में उन्होंने शादी करी थी, 5 इयर्स उनका अफेयर था, उसके बाद उन्होंने शादी करी। अब देखो मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुई थी, बट हाँ जो हालात देखे, जो चीज़ें जज करी, छोटा सा बच्चा इतनी सी उम्र में, 3-4 साल का बच्चा
मैच्योर हो रहा है, उसको पता है कि भाई पुलिस कोर्ट कचहरी क्या है, वुमेन सेल क्या है, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, ये सब पता है। तो मेरी भी ज़िंदगी ऐसी ही रही है। मम्मी जो आजकल लोग है कि बेटी नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी वहाँ से स्टार्ट हुई है। मेरे दादा दादी को पापा को बेटी नहीं चाहिए थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं पैदा हो गई 2000 में। तो जब मैं पैदा हुई तो दे निग्लेक्टेड कि बेटी तो नहीं चाहिए हमें। तो उस टाइम मम्मी और मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। 2000 की बात है ये। मम्मी भी छोटी थी, मम्मी महज 19-20 साल की थी उस टाइम पे मैं पैदा हो गई। अब 19-20 साल की लड़की कितनी होती है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और फिर चलो बच्चा हो गया, पति ने साथ छोड़ दिया, सास ससुर ने साथ छोड़ दिया, हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। बिल वगैरह वो तो नाना नानी ने भरा। फिर उसके बाद चीज़ें ना बिल्कुल बिगड़ती चली गई। मतलब होते हैं ना, रेत फिसलती चली गई, रेत कभी समेटने में नहीं आई। कहते हैं ना कि किसी को उसकी कदर तभी पता चलती है जब वो उससे दूर हो जाता है। बिल्कुल। अब मुझे कदर तो तब पता चले ना जब वो मेरे पास था। मेरे पास तो था ही नहीं, ना बाप था, माँ थी। माँ सिर्फ कहने को माँ थी, कर्तव्य पूरे निभाए, नो डाउट। मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े देना, वो जॉब भी करती थी, मुझे संभालती भी थी, मुझे पढ़ाती लिखाती थी। बट जो एक मदर टच होता है, जो एक मदर का बॉन्ड होता है बेटी के साथ, जो एक माँ का प्यार होना चाहिए बेटी के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो, बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ को अपने बच्चे को इक्वल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें पार्शलिटी मत करो कि भाई तू तो लड़की है, तू तो लड़का है, मैं लड़के को ज़्यादा दूंगी। आज भी अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैंने कहीं सुना था एक पॉडकास्ट में कि अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोलमेंट्स बढ़ रही हैं वो लड़कियों की ज़्यादा बढ़ रही है। आप इसका एक पॉजिटिव देखो कि चलो लड़कियां पढ़ने जा रही है, बट आप उसका दूसरा एक्सपेक्ट देखोगे ना, माँ बाप अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। ये फैक्ट मुझे मालूम है, आई नो। जस्ट बिकॉज कि ये तो पराया धन है, इस पे क्या पैसे खर्च करना, इसको तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजो। लड़का हमें पालेगा पोसेगा, दहेज लेकर आएगा। जितना पढ़ाएंगे अच्छी नौकरी लगेगा, पैसे लेगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये नहीं पता बुढ़ापे में लात भी वही मारता है बढ़िया से। सबको नहीं बोला जा रहा है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो आँखों पे सराखों पे बैठा के रखते हैं अपने पेरेंट्स को, पर 80% हमें यही देखने को मिलता है। वृद्धाश्रम जाओ, आपको सब पता चलेगा। मेरे मामा भी है, जो छोटे मामा हैं, वो अपनी मम्मा मतलब मेरी नाना नानी को सराखों पे ही रखते हैं। नानी तो नहीं रही है मेरी, नाना है। पूरा जिम्मेदारी सब, मैं सबको नहीं कह रही, बट अब जो देखो मैं मायका में रह रही हूँ, हमारे मायका में भी ऐसे केसेस आ रखे हैं। आप सोचो 50-60-55 साल की लेडीज क्यों आ रही हैं? उनकी तो शादी को इतने साल बीत गए, वो क्यों हैरेस हो रही है? क्योंकि उसके बच्चे भी साथ नहीं दे रहे। चलो पति से तो एक औरत झेल लेती है, सह लेती है कि यार नहीं मेरा पति है, मगर जब बच्चे भी उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो बेचारी कहाँ जाएगी? इसके पीछे ये भी है कि जो महिला होती है ना, उस महिला की जो सहन शक्ति है उस माँ लग जाता है, तो वो पति का तब तक सहन करती है कि भाई चलो बच्चे हैं मेरे बच्चों को मुझे पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, क्योंकि अगर मैं निकल गई तो इनकी दुर्दशा जो होनी है। और वो शायद वो हर एक माँ समझेगी जिसके बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो उस एज में आकर के ये भी रास्ता इसलिए अपनाते हैं कि जिन बच्चों के खातिर वो इतने टाइम तक रुकी है, फिर वो भी छोड़ देते हैं साथ। और ज़्यादातर हमने नियति में यही देखा है कि जो माँ स्ट्रगल करके पति से तो जूझ ही रही है, वहाँ पे करके निकलेगी, तो वो फिर वो भी बैकअप पे आ जाते हैं। उनका चल छोड़ चलते हैं। तो कई कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो आस्था जी, ऐसा कौन सा पड़ाव आया आपकी ज़िंदगी में कि आपने लास्ट में ये सोच लिया कि नहीं अब मुझे घर से निकलना है और अपना मायका ज्वाइन करना है? या फिर आपने सब आपके माइंड में पहले से ही मायका था, या कहीं और जा कर के सर्च करके ढूंढते हुए आप अपने मायका पहुंचे? मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी एनजीओ भी होती है। अच्छा। जैसे आपने शुरू में पूछा था ना, आश्रम नाम से लोग डर जाते थे, अनाथ आश्रम। मैं भी छोटे में थी, मम्मी धमकियाँ देती, तेरे को अनाथ आश्रम छोड़ जाऊंगी, छोड़ आऊँगी, गले पड़ा ढोल है, बजाना पड़ रहा है। क्योंकि जब पापा ने मेरे को छोड़ा था, मम्मी को छोड़ा था, तो मम्मी के ऊपर सारा भार आ गया था। अब देखो लव कम अरेंज मैरिज थी, नाना नानी के खिलाफ जाके शादी करी थी, तो ऑब्वियसली बात है, जो बेटी माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करती है तो सबसे पहले तो माँ बाप पीछे हो जाते हैं। मुझे उन माँ बाप के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है।
अरे ठीक है यार, बेटी ने शादी कर ली, अगर बेटी की नहीं बन रही तो तुम तो उसको सहारा दे दो, तुम्हारा तो अंश है वो, है ना, है ना। अगर यही चीज़ लड़का करता, हम तो अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। मैं भी यही बोलने वाले, कहेंगे हम तो दूसरी ले आऊंगे भाई, दूसरी ले आएंगे, दूसरी ढूंढ देंगे हम तू जा तो डाइवोर्स दे। ये चीज़ माँ बाप अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं करते? आज अगर नाना नानी मेरी मम्मी के साथ खड़े होते तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। मैं फैक्ट कह रही हूँ। बिल्कुल। मम्मी का किसी ने साथ नहीं दिया, चलो पापा ने छोड़ दिया, केस डलने लग गए, 498 डाइवोर्स। पहले पापा ने डाला डाइवोर्स का केस, फिर मम्मी ने रिटेलिएट किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी आपको। पापा ने मम्मी को क्यों छोड़ा? बेटी नहीं चाहिए थी ना। तो बेटी होगी तो आपको छोड़ हाँ, दिया। उसके 1 सितंबर 2000, आपके होने के बाद ही जस्ट 1 सितंबर 2000 के बाद हम दोनों की लाइफ बिखर गई थी। समेटने पे नहीं सिमटी थी। समझ ही नहीं आ रहा था सिमट रही है, बिखर रही है, कितनी बिखरेगी, कब तक सिमटेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद चीज़ें ना हम समेटना भी चाह रहे थे बट नहीं सिमट पा रही थी। हम सोच रहे, हम किसी एक चीज़ का सोल्यूशन निकाले तो तीसरी चीज़ बिगड़ रही थी। मैं तो चलो छोटी थी उस टाइम पे, मम्मी इतनी गुमराह हो गई थी। मतलब अब देखो, कोई औरत को अगर किसी का पति छोड़ता है और उसके साथ बेटी है, समाज उसको जीने नहीं देता। एक समाज ऐसा होता है जो ताने मारेगा, तेरे में गलती होगी तभी तो तेरे पति ने छोड़ दिया तेरे को। ये मेरी माँ ने सुना है, मेरे कानों तक गई है ये बातें। कई लोग गंदी निगाह डालते हैं माँ पे भी, और अगर माँ की बेटी है तो बेटी पे भी। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे अंत करूँ, क्योंकि मेरी 20 साल की ज़िंदगी का ना, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो शायद ये वाला पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगा। तो जब पापा मम्मी ने, मतलब पापा ने छोड़ दिया, केस वेस डलने लग गए, डाइवोर्स का केस पापा ने डाल दिया। मम्मी को इस चीज़ की बिल्कुल भी वो नहीं थी कि हाँ पापा डाइवोर्स केस डाल देंगे, क्योंकि देखो 5 साल के रिलेशन के बाद दोनों ने शादी करी थी। बिल्कुल। तो मम्मी नहीं चुप बैठी, मम्मी ने भी 498 केस डाल दिया, डावरी वगैरह सब डल गए। अब क्या है, जब केस डल जाते हैं तो फिर तो ईगो पे बात आ जाती है। तो जब ईगो पे बात आ जाती है आदमी के, तो फिर तो वो कुछ भी कर लो, उसके चाहे पैर पड़ लो, वो नहीं मानेगा। और फिर मेरी दादी बड़ी मास्टरमाइंड है। मेरी दादी की वजह से भी मेरा घर, मम्मी का घर टूटा है। मेरी दादी, वही मैंने कहा था ना कि बेटे की शादी करा देंगे, दादी यही बोलती थी, तू जाएगी 36 फिरती है मेरे बेटे के लिए। तो क्योंकि पापा स्मार्ट थे उस टाइम पे, गोरे चिट्टे स्मार्ट लंबा चौड़ा आदमी। तो दादी इस चीज़ पे, मैं तो अपनी दूसरी शादी करा लूँगी बेटे की। अब जब देखो चीज़ें खुल के आती हैं, अब जब मैंने होश संभाला, होश मैंने बहुत छोटी उम्र में संभाल लिया था। मुझे पता है कि हाँ, हम कोर्ट वुमेन सेल के चक्कर काट रहे हैं, हम पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। रात के 2-2 बजे पापा क्या करते थे, गुंडे भेज देते थे। मम्मी ने मारुति 800 दी थी दहेज में, नाना जी ने। तो वो जब पापा ने छोड़ा था तो मम्मी ने भी गुस्से में उठा के ले आई थी। मम्मी को ड्राइविंग आती थी, तो गुंडे वुंडे भेजना, रात को शीशे फोड़ देना, ये सब चीज़ें देखना। अब देखो जब कोर्ट में केस डलते तो हमें हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है। अब प्रूफ करने के लिए तुम्हें एफआईआर करनी पड़ेगी, एफआईआर करने के लिए तो तुम्हें पुलिस वालों की हैरेसमेंट भी झेलनी पड़ेगी। अब जब कोई औरत पुलिस थाने जाती है ना तो पुलिस नहीं सुनती। ये तब की बात है और आज की भी बात है। आज देखो 2025 चल रहा है, मैं आपको बात बता रही हूँ 2000 की। तब भी नहीं सुनती थी और आज भी नहीं सुनती है। मतलब मम्मी ने एड़ियाँ घिसी हैं अपनी, अप्रोचेस लगानी पड़ती थी कहाँ कहाँ तक। तब तो मम्मी को कुछ भी नहीं पता था, अब तो चलो मम्मी को बहुत कुछ पता है, मेरे को इतना सब कुछ पता है। जब कोर्ट कचहरी चलने लग गई, मैं अब मम्मी के साथ रह रही हूँ, मेरी मम्मी रोज़ मेरे को मारना पीटना, बहुत हरेस करना। अब देखो किसी का पति छीना है, अब मेरी तो गलती थी नहीं कि मैं पैदा हो गई। मुझे तो पता नहीं था कि भगवान मुझे इस परिवार में डाल देगा जिस परिवार में लड़की नहीं चाहिए। मैं तो आज भी वो दिन कोसती हूँ कि भाई ये 1 सितंबर 2000 ना मेरी ज़िंदगी से हटा दे। जहाँ 365 दिन होते हैं ना, वहाँ 364 दिन रख दे तू मेरे लिए, मगर 1 सितंबर 2000 हटा दे। ये ज़िंदगी की डेट ऐसी है ना मेरी कि मैं आज तक उस चीज़ को भुगत रही हूँ। और मतलब दोनों अपने आप को प्रूफ करने में इतना मशरूफ़ हो गए थे, इतना बिजी हो गए थे, उनको ये नहीं पता उनकी एक बेटी भी है। उनको यही नहीं पता चल रहा है कि यार हम दोनों तो लड़ रहे हैं, चलो हम दोनों तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि ना एक दूसरे को हम छोड़ देंगे, ना एक दूसरे को हम जीतने देंगे।
क्योंकि पता है कि दोनों को अपनी अपनी गलती पता है। मैं अपनी लाइफ में नहीं जा रही, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। उनको यही नहीं दिख रहा कि मेरी एक बेटी है, हम दोनों की एक बेटी है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। वो इतनी छोटी सी उम्र में पुलिस देख रही है, कचहरी देख रही है, वो वुमेन सेल देख रही है, पुलिस का हड़काना देख रही है, गुंडे देख रही है, कोर्ट देख रही है। आज उस टाइम की कोर्ट भी और आज की कोर्ट भी कोई फ़र्क नहीं है। वही हरेसमेंट, वही कोर्ट के डेट पे डेट, वही बदतमीज़ियाँ, सब कुछ। मतलब पापा ऐसे हैं मेरे। चलो ठीक है यार, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए थी, तुम डाइवोर्स दे के भी तो साइड हो सकते थे ना। बिल्कुल। उस टाइम पे अगर तुम डाइवोर्स दे देते या मेरी मम्मी डाइवोर्स ले लेती तो मम्मी की दूसरी शादी हो जाती, पापा अपना साइड हो जाते। होते हैं ऐसे हस्बैंड जो दूसरी पहली वाइफ की बेटी को भी एक्सेप्ट कर लेते। मम्मी की मैं माइंडसेट समझती हूँ कि देखो मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी, वो नहीं मूव ऑन कर सकती थी कि, और उनको ये भी डर था कि मेरी बेटी को अपनाएंगे नहीं अपनाएगा दूसरा आदमी। ठीक है, मैं मानती हूँ, बट अगर मैं आज को देखते हुए पीछे जाती हूँ ना, तो मैं मम्मी को, जब बात होती थी, अब तो फ़िलहाल बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है मेरा, किसी से कोई लेना देना नहीं है, मम्मी वगैरह सबसे मेरा हाथ छूट चुका है। जब तक बात होती थी ना, मैं यही बोलती थी उस टाइम तुम पैसे लेके अगर एलिमनी लेके डाइवोर्स ले लेती ना, तो आज हम दोनों की ज़िंदगी ऐसी ख़राब नहीं होती। आज हम दोनों साथ होते और कुछ अच्छा ही कर रहे होते। और मेरी नहीं, अब तो बहन भी है, बहन मम्मी के साथ ही रहती है। आपकी मतलब छोटी बहन भी है। आपकी छोटी बहन भी है? वो 13 साल बाद हुई है। ओके, तो अभी फादर मदर इकट्ठे नहीं, अभी भी अलग ही हैं। तो ये तो सरप्राइजली है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एक धागा सुलझाती हूँ ना, तो 2-3 धागे अपने आप उलझ जाते हैं। मतलब इन 20 सालों में मैंने ये भी देखा कि मेरी माँ मुझे कितनी गंदी से गंदी गालियाँ दे रही है। मतलब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, आज भी अगर मैं, चलो मेरी मम्मी तो देती थी, अगर आज मैं मायका में पॉडकास्ट करती हूँ ना और मेरे सामने कोई वही चीज़ दोहरा रहा होता है अपनी ज़िंदगी की, याद आता है, मैं अपने बैक में चली जाती हूँ कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है। और यही चीज़ आज भी लोग अभी भी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। मम्मी का गालियाँ देना, ये बोलना कि तेरे बाप ने तेरे को क्या दिया, मैं क्यों तेरे को पालूँ पोसूँ, मतलब हर चीज़ के ताने देना जो एक माँ नहीं दे, मतलब सोचते हैं कि यार ये माँ बोल सकती है अपनी बेटी को, तू तो 10 के नीचे आती है, तेरे को 10 का चाहिए। बहुत गंदी गंदी गालियाँ। पहले तो मुझे इन सब चीज़ों के मतलब ही नहीं पता थे। बहुत छोटी उम्र में मुझे पता चल गया का मतलब क्या होता है। अब मम्मी मेरे को बोलती थी, समझ ही नहीं आता था। जब पता चला भाई सब पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मम्मी बोल क्या रही हैं। मैं इस 8 साल की लड़की, तुम्हारे घर वाले, मम्मी के घर वालों के ही रिश्ते में बुरी नज़र डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी मेरे साथ। वही चीज़ मैंने अगर मम्मी को जाके बताई तो मम्मी की वर्डिंग से तूने उकसाया होगा। अरे 8 साल की लड़की क्या उकसाएगी यार एक आदमी को। उकसाने का मतलब भी नहीं पता था उस टाइम मुझे, 8 साल की जब मैं थी। किसको पता होता है 8 किसी साल को के नहीं बच्चे पता को होता। खेला कूदा खाया फ्रॉक पहन रही, उसको क्या पता है। मेरी मम्मी के वर्डिंग्स थे, जब मम्मी को मैंने बताया मैंने कि मम्मी ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं, डर भी लग रहा था क्योंकि मम्मी ना मेरी कभी बात नहीं सुनती थी। मेरी आज तक टिल डेट आज तक मेरी मम्मी मेरी कभी बात नहीं सुनती। उनको ये लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ें बताई, मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मम्मी डर डर के बता रही थी कि मेरे को पीटे ना, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत गंदा पीटती है, हाथ में कुछ भी आ जाए पीट देंगी। जब मैं शायद 2004-5, हाँ ऐसी की बात है, 2004-5 की बात है, जब मैं 4 या 5 साल की थी, चीनी मिट्टी के वो आते हैं ना किचन सेट बच्चों के लिए, हाथ से लिपस्टिक टूट गई थी मेरे। मैं खेल रही थी, मम्मी की लिपस्टिक टूट गई, वो पूरा किचन सेट लेके मेरे सिर पे मार दिया, पूरा सिर फट गया था। आज जब चीज़ लग रहा होगा लोगों को कि मैं हंस के बता रही हूँ, पर वो हंसी नहीं है, वो सोच रही मैं, मतलब उस टाइम ये था कि यार कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हंस के ही निकाले जा सकते हैं। रो के ये ज़माना है ना, ये बोलेगा हंस रही है, यही ज़माना है बोलेगा रोएगी, रो रो के बता रही है अपना दुख क्यों बांट रही है, क्यों हंस रही है, ये ज़माने का तो है। बट हमारा मेन टारगेट है वो लोग जो वाकई में दर्द में हैं, उनको ये बताना कि दर्द से निकलने के रास्ते बहुत हैं, अपने आप को मत कोसो उस चीज़ से। देखो, अगर किसी इंसान को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे वो
बहन हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, अगर उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो मैं ऑन स्क्रीन कह रही हूँ वो बाहर जाएगा। वो डेफिनेटली जाएगा, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो पति हो, वो बाहर जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कब तक वो सहन करेगा? कब तक वो तुमसे उम्मीद लगा के रखेगा कि हाँ नहीं यार मैं ठीक हूँ, मैं सच्चा हूँ या मैं सच्ची हूँ? एक बार तो गले लगा के पूछ ले कि हाँ तू ठीक है बेटा। एक बार तो हाथ हिला के देख ले, एक बार तो अपने हाथ से निवाला खिला ले उस बच्चे को। ऐसे ही मेरे साथ था। जब उम्र बड़ी हुई, ये सब चीज़ें देखते देखते, मार पिटाई सब कुछ झेला। जब उम्र हुई 11th-12th में आए, गई मैं भी बाहर, बनाने की कोशिश करी, बना भी बॉयफ्रेंड। मना नहीं कर रही, पूरे अभी तक 25 साल की हूँ मैं, सिर्फ 3 रिलेशनशिप रहे हैं, वो तीनों ही मम्मी की वजह से टूट गए। मैं तो कह रही हूँ माने कि हाँ मैंने बनाए 3 बॉयफ्रेंड, क्यों ना बनाऊँ? कब तक तुम्हारे आस में बैठी रहूँगी? कब तक तुमसे ये आस लगा के बैठूंगी कि मम्मी मेरे से भी बात कर लो, मेरा भी दुख सुन लो, जब अपनी ही माँ ये बोल रही है कि तूने उकसाया होगा। और ऐसी बात नहीं कि रिश्ता कुछ नहीं था, सगा रिश्ता था वो मेरा माँ, और जिसने बदतमीजी करी थी वो भी सगा रिश्ता है। तो चलो वो टाइम भी मैंने निकाला धीरे धीरे, चल मम्मी अब सुधर जाएंगी, अब सुधर जाएंगी, शायद अब मेरे को प्यार करने लग जाएंगी। अच्छा मेरे पिताश्री माशाल्लाह, ये पिताश्री क्या करते थे हमारे, जब कोर्ट में लगता था कि अब केस उनके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब हमारे फेवर में जा रहा है और उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये क्या करते थे, मिलने आ जाते थे। मिलने आना, रोज़ रोज़ ये बोलना कि नहीं अब मैं तेरे को साथ रखूँगा, मेरे लिए चीज़ें लेकर आना, कपड़े लेकर आना, मम्मी को घुमाने लेके जाना, मॉल लेके जाना, मम्मी को शॉपिंग करा देना, मतलब मम्मी को एक दिलासा दिला देना कि अब मैं तेरे को लेके ही जाऊँगा, तू ये केस वापस ले ले या ये स्टेप मत उठा। मम्मी ले लेती थी, मम्मी स्टेप नहीं उठाती थी। केस तो अभी तक कोई वापस नहीं लिया, अभी तक चल रहा है। आप सोचो 2000 का केस डला हुआ, 2025 चल रहा है, 25 साल हो गए केस को। ये तो मैं आपसे ही पूछूंगी, आप लॉयर हैं कि क्या है, क्या बहुत कानूनी घटिया है, व्यवस्था है अपनी? बहुत घटिया, बहुत भारत की घटिया, कानूनी व्यवस्था बहुत घटिया। मैं तो कह रही हूँ बहुत घटिया। आप ही देखो ना, छोटे छोटे लोगों, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। हमारी उसमें लिखा है बेयर एक्ट में कि डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है, क्यों नहीं देते? क्यों लाइफ इम्प्रिजमेंट दे देते? क्यों 7 साल की कैद देते हैं? मारो ना, वो तो बच्ची मर गई ना उस रेप की वजह से, तुम उसको क्यों नहीं मार रहे हो? उसका हक था कि वो उसकी जान ले सकता है, तुम्हारा हक नहीं बनता तुम उसकी जान ले लो, जिसमें आपके पास राइट है, जिसमें तुम्हारे पास राइट है। यू हैव अ राइट। निर्भया केस में भी कितने टाइम बाद उनको फांसी मिली, जिसमें से कि जुवेनाइल अभी भी फिर रहा है बाहर। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। एज एन एडवोकेट मैं खुद कहती हूँ, कई लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी कानूनी व्यवस्था घटिया है, बिल्कुल घटिया। और अब तो मेरा बिल्कुल दिल उब चुका है कि मैं जज बनूँ, आफ्टर शूटिंग मैनी पॉडकास्ट विद माइका महिला आश्रम्स। मतलब इतने महिलाओं के मैंने पॉडकास्ट करे हैं, तो अब ऐसा लगता है खून खौल जाता है मेरा कि यार ये क्या है। तो मेरे पिताश्री ये टैक्टिक्स करते थे, मम्मी वापस तो नहीं लेती थी, वो स्टेप नहीं लेती थी, फिर कोर्ट की केसेस की डेट लिंगर ऑन होने लग जाती थी। पापा वकील पे वकील बदले जा रहे, हर डेट पर नया वकील, हर डेट पर नया वकील। अब वो वकील कहे कि मेरे को तो 1 महीने का टाइम चाहिए, मैं नया वकील हूँ, अब देखो कोर्ट को भी तो देना पड़ेगा। अब नया वकील है, अब कोई होता है कि अगर कोई केस में नया वकील आता है तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है टू रीड द केस, टू स्टडी द केस। हर बार यही करते थे। आई अंडरस्टूड, इट्स अ माइंड गेम, क्योंकि उन्हें 1 महीने का फिर से टाइम लगेगा, उसमें बैकअप आएगा, फिर 1 महीने का टाइम, फिर उस 1 महीने ओनली माइंड गेम। हाँ, इतनी लिंगर ऑन करिए ना डेट कि आज 25 साल हो गए केस को। अभी और चलेगा ऐसे ही, तलाक थोड़ी ना दे लेंगे। तलाक तो मिलेगा भी नहीं। वो क्या है ना, वो तलाक देना चाहते ना वो अब तलाक लेना चाहती, दोनों कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही लटके रहेंगे। मैंने कि तुम्हारे लटकने के चक्कर में, तुम दोनों को आपस में लड़ने के चक्कर में तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी छोटी बहन को मेरी मम्मी बहुत अच्छे से रखती है, शी इज़ वेरी गुड विद हर। जो छोटी बहन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? वो बिल्कुल अगेंस्ट है मेरी। अच्छा। मम्मी ने उसको बिल्कुल अगेंस्ट कर रखा है मेरे।
उसके मुंह से भी यही गालियाँ दिलवाती थी मेरे को, और जबकि मैंने उसको पाला पोसा है 13 साल की। मैं जब 13 साल की थी उस टाइम पे मेरे हाथ में एक बच्ची पकड़ा दी थी कि तू पकड़ बच्चा, मेरे को केस करना है, मेरे को केस लड़ना है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरी बहन भी पापा की षड्यंत्र से ही पैदा हो गई। वो षड्यंत्र ये था ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई इस तरीके का जब पड़ाव आता था कि केस अपूरा था तो डाउन करने के लिए मिलना पोसना, तो वो हाँ मिलने पोसने का सबसे पहला टारगेट होता है। हाँ, और सबसे बताऊँ, औरत की वीकनेस ही उसका पार्टनर के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। अगर ठीक है, मैं भी जानती हूँ क्योंकि आपकी आंखों में वो मैं दर्द देख रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब एक महिला अपने मतलब पति से या अपने जो भी रिलेशन में लगा लो, हमारी नज़र में तो देखो पति होता है, सीधी सी बात है। तो वो जब हम बिस्तर होती है उसके साथ, तो तहे दिल से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली चारों तरफ से अटैच होती है वो। और वो उस टाइम ये सोच लेती है कि नहीं यार, अब जो अब भी है, चीज़ सुधर गई है, अब हाँ, हो गया है। बट उसको नहीं पता नेक्स्ट सुबह डे इट्स अ ट्रिक। सही ठीक में। है, वो सुबह ही वो तैयारी हो जाएगी आपके साथ, उसके माइंड में नहीं है, वो तो 5-10 मिनट का आराम लेने आया है तेरे पास। ठीक है, तो वो चीज़ है। अरे मैडम, हम ये देख रहे हैं कि 10 मिनट पहले आपको गाली दी है, ठीक है, 10 मिनट आप देखोगे वो उसका फेस अलग ही दिखाई देगा आपको। तो क्या हुआ था, 2013 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो पापा ने वहाँ पे बुलाया कि दादाजी की डेथ हो गई है। तो मम्मी को एक उम्मीद थी कि यार चल, एक इंसान किसी का फादर किसी का गया है तो चले जाना चाहिए, छोटी बहू के खातिर मेरे को जाना चाहिए। तो नाना नानी ने भी समझाया, एडवोकेट ने भी समझाया। तो दादाजी की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे बुलाया गया मम्मी को। तो मम्मी भी चली गई छोटे बहू की खातिर कि चलो यार जाना चाहिए। नाना नानी ने समझाया बुझाया, मैं और मम्मी चले गए। अब डेथ हो गई, काम वाम हो गया। अब मेरी दादी तो वही पुराने ख्यालत वाली निहायती बदतमीज़ औरत। उसको रिश्तों की कोई कदर नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए पैसा, सिर्फ पैसा। जिसके पास पैसा होगा वो उसके सामने झुकेगी। और वो क्या, आजकल की दुनिया की रीति यही है, जिसके पास पैसा है उसको सलाम ठोकती है। ये चाहे मेरे मम्मी के घर वालों को ले लो, चाहे मेरे पापा के घर वालों ले लो। अगर मेरी मम्मी स्ट्रांग होती, मम्मी के पास पैसा बहुत होता, तो मेरे घर वाले भी झुक रहे होते मम्मी के सामने। वो उसको ऐसे नहीं छोड़ते बीच सर उस पर, ये सोचते हुए कि हाँ उसके यार एक बेटी है, वो बेटी कैसे पालेगी। तो वो सब चीज़ें हुई। तो जब 13वीं का दिन आया, अच्छा उन 8 दिनों में मम्मी पापा साथ सोते थे, उस टाइम पे कंसीव कर लिया। अब देखो हस्बैंड वाइफ है, हो जाता है। अब मैं अपनी मम्मी को उस उम्र में ये समझाती थी कि पापा बार बार आते हैं, बार बार तुम्हें धोखा दे के चले जाते हैं, और तुम मेरे को ही पी, अच्छा धोखा वो दे रहा है, पिट मैं रही हूँ। कहते तू तो उसी की औलाद है ना, तेरी वजह से तो हो रहा है सब कुछ। ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेशन मानती हूँ, आपने फ्रस्ट्रेशन का नाम लिया, मैं मानती हूँ बिल्कुल होती है, होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, मगर इस लेवल की नहीं होती कि तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी हराम कर दो। आज और अभी मैं बीच में आप लोगों को ये भी बोलूँगी, उन पेरेंट्स के लिए जो इस हाल फिलहाल ये जो जो चीज़ें कर रहे हैं ना, आज आपके सामने एक ऐसी बेटी बैठी है जो उस चीज़ से निकल के आज यहाँ बैठी हुई है। देखिए, हर कोई बेटी स्टेज पे नहीं बैठ सकती है आकर के, कुछ ऐसी भी हैं जो उस माहौल में अपने आप को ख़त्म कर लेगी, और ऐसे कई केसेस आपको देखने को मिलते हैं। आज आस्था जी आपको कुछ बता रही है ना, तो मेरा उन पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिनकी वजह से जो माँ बाप आपस में झगड़े कर रहे हैं, आपस में मतलब किसी भी तरीके का तनाव ला रहे हैं, तो बच्चों पे उनका क्या असर पड़ रहा है वो आज आप इनके मुंह से सुन रहे हैं। कुछ बच्चे जो आपको बोलेंगे नहीं, आपके आगे हंसते भी रहेंगे, खेलते भी रहेंगे, पर आपको नहीं पता कि उनके माइंड में वो चीज़ें कब और कैसे निकल जाएंगी। तो आज जीता जागता सबूत है आपके सामने। तो मेरा पेरेंट्स से खासा निवेदन है, कृपया करके इससे आप कुछ सीखें, कुछ समझें कि ये कर क्या रहे हो आप लोग। और आपने बोला ना कि बच्चों के ऊपर बीतती है, बिल्कुल बीतती है। मैंने खुद ने 8 सुसाइड अटेम्प्ट कर रखे हैं उन दौरान, इन 20 साल की ज़िंदगी में मैंने 8 सुसाइड अटेम्प्ट कर रखे हैं। पहला सुसाइड अटेम्प्ट 5th क्लास की लड़की का था, जब मैं 5th में थी, कि यार ख़त्म कर, नहीं झेला जा रहा, बिल्कुल नहीं झेला जा रहा। और अंदर से ना आत्मा रोने लग गई थी, आत्मा बिल्कुल, मतलब आंखों से आंसू नहीं आ रहे, मगर आत्मा चिल्ला रही है अंदर से कि आस्था बस,
अब नहीं हो रहा, आज तब नहीं हो रहा, आज तब नहीं हो रहा। मगर वो भी डरती थी कि यार अगर मम्मी को पता चल गया मैं बच गई तो मर जाऊंगी मैं, मेरे को मम्मी पीटेगी। वो ये नहीं देखेगी उस लड़की ने ये चीज़ क्यों करी, वो पीटना स्टार्ट कर देगी। मेरी मम्मी ने आज तक कभी मेरी नहीं सुनी, ना मेरी मम्मी ने सुनी ना मेरे बाप ने सुनी। मेरा बाप तो ये था कि जब मेंटेनेंस का केस डला, मम्मी पैसे मांगती थी कोर्ट में, तो मम्मी पापा के तो ये वर्ड्स थे, तेरे को बेटी पैदा करके दे दी, कोठे में बिठा दे, उसकी कमाई आएगी पाल लियो। उसके बाद से ना मेरा दिमाग और ख़राब हो गया था जब मम्मी ने मुझे आके बात बताई। उस टाइम मतलब मैं अपने फादर से ऐसा नहीं है, दोनों माँ बाप से अटैच्ड हूँ। अगर अभी भी मतलब इतनी अब ऐसे अटैचमेंट नहीं कि हाँ वापस बुलाएंगे तो चली जाऊँगी, बट हाँ एक माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो कोई नहीं दे सकता। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे ना, वो माँ बाप का प्यार वो करोड़ों रुपए नहीं पूरा कर सकता। वो आपको सिर्फ एक जीने का सहारा मिल जाएगा, आपको एक वो आर्टिफिशियल हंसी का एक ज़रिया है वो, बट जो अंदर रोता है ना इंसान, जो अंधेरे में रोता है ना, वो पूरी नहीं कर सकती। एक आंचल चाहिए होता है एक टाइम के बाद कि हाँ यार मुझे रोना है, मेरे को कोई सुनो। आज भी ऐसा ही होता है कि मैं अंधेरे कमरे में रो रही होती हूँ, ऊपर पड़ी रहती हूँ अपने कमरे में, किसी को फ़र्क क्यों पड़ेगा यार। मैं किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस हुई नहीं, मैं किसी की लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हूँ। जब माँ बाप अपने नहीं हुए तो मैं बाहर वालों से क्या वो करूँ। एक फैक्ट है, अगर किसी रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, माता पिता का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहन बेटी का हो, कुछ भी हो, अगर आपका उस रिलेशनशिप में बॉन्डिंग अच्छी है और सामने वाला बार बार वही चीज़ कर रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हो, और आपको पता है, आपको ज्ञात है कि वो उससे हर्ट हो रहा है, बट आप उसके वो हर्ट को देख नहीं रहे हो, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, आप वही चीज़ें बार बार करे जा रहे हो, वो हर्ट होता जा रहा है, तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। उस रिलेशनशिप की जो वो डोर है ना वो टूटने लग जाती है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब आप पूछ रहे हो कि मैंने क्यों छोड़ा, मैंने इसलिए छोड़ा घर क्योंकि मेरा एक पॉइंट के बाद इतना लेवल ख़राब हो गया था। मैं 20 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने घर छोड़ा। उस टाइम मैं BA LLB 3rd ईयर में थी, मेरा कॉलेज चल रहा था, और उस टाइम कोविड का टाइम था, 2020 का सबको पता है, 2nd लेयर पीक पे थी। मई की बात है जब मैंने अपना घर छोड़ा था, 2021 में घर छोड़ा था, मैं 20 साल की थी। तो मतलब इतना ख़राब हो गया था ना मेरा सब कुछ कि मम्मी ने ना चीज़ें ख़राब कर दी थी बहुत ज़्यादा, इतनी ख़राब कर दी थी कि ना मेरे करियर पे बात आ गई थी। और जब मेरे करियर पे बात आई ना तब मैंने सोचा कि यार नहीं, अब नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ करा, तुमने मेरे दोस्त तोड़वाए, तुमने मेरा बचपन मेरे से छीन लिया। तुमने क्या, दोनों ने मिलकर मेरा बचपन छीना। मुझे ये नहीं, मेरे को पिकनिक नहीं जाने देना, मुझे चॉकलेट ना दिलाना, मुझे जो चीज़ पसंद है वो चीज़ के लिए मेरे को मतलब गिड़गिड़ाना पड़ता था, तब भी नहीं मिलती थी। तब ये ताने को सुनने को मिलता था, तेरे बाप ने भी दिलाई है, तेरे बाप ने तेरे को टकसाल दे रखी है, तू गड़े पड़ा ढोल है जो बजाना पड़ रहा है, तू के काम कर। तेरे को 10 का चाहिए ना तो 10 के नीचे जा, तेरे को जब वो पैसे देंगे तब अपना काम करियो। मैं क्यों दूँ तेरे को पैसे, तेरे बाप ने दिए मेरे को पैसे। ये सब चीज़ें सुनने को मिलती थी। फिर इंसान बाहर जाता है। मेरे 3 रिलेशनशिप रहे, तीनों का मम्मी को पता चल गया, मम्मी ने तुड़वा दिया। और फिर जब रिलेशनशिप पता चला तो मम्मी और ख़राब होने लग गई। उनके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं तो उसके साथ सोई हूँ। अरे रिलेशनशिप वो इतना टाइम भी नहीं रहा था कि इंसान सो भी जाए। उस टाइम मेरा दिमाग में पता है बिल्कुल भी नहीं था। इस सब चीज़ों से ना घिन आती है मुझे अब अगर आप मेरे से पूछो ना, ऐसा शादी करोगे, मैं मना कर देती हूँ। मुझे डर लगता है शादी से, क्योंकि मुझे पता है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। और अगर मैं अटैच हो गई तो मैं अपनी दुनिया का सब कुछ उसको वार दूँगी, सब कुछ वार दूँगी। अगर वो कहेगा ना आज से मुझे जान चाहिए तेरी, मैं अभी जान भी दे दूँगी। मगर मेरे से ना झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मेरे से डबल फेसिंग बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से मुखौटे वाले लोग बर्दाश्त नहीं होते। अगर मुझे पता चल गया कि इसने मेरे से झूठ बोला है, मैं उसको तो कुछ नहीं बोलूँगी, 2-3 लाइनें बोल के गुस्सा उतार के चली जाऊँगी, उसका बुरा नहीं करूँगी, मैं अपना बुरा कर बैठूँगी। मैं अपने आप को कुड़ने लग जाती हूँ, मैं अपने आप को अपने कोसने लग जाती हूँ, अपने आप को थप्पड़ मारती हूँ अकेले कमरे में कि तू क्यों विश्वास करती है बार बार, तू पागल है, क्यों करती है तेरे को बार बार विश्वास उसी इंसान पर जो तेरे को बार बार धोखा दे रहा है। तो
चलो रिलेशनशिप भी एक दो महीने रहे थे, उनका मुझे कोई गम नहीं, मगर जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त भी तोड़वाए हैं मम्मी ने। यार किसी के साथ तो रहने दो, किसी के साथ तो घुलने मिलने दो। आधे लोग तो इस वजह से मेरे से बात नहीं करते थे कि मम्मी पापा का केस चल रहा है, इस वजह से वो मेरे से बात नहीं करते थे। उनके पेरेंट्स मना करते थे कि इनसे बात मत कर, ये बहुत तेज़ लड़की है, इसके मम्मी पापा का ना केस चल रहा है, ये ख़राब लड़की, इससे बात मत कर। वो भी ट्रॉमा में झेलती थी छोटेपन में। फिर जब कॉलेज में आई, कॉलेज में आने के बाद देखो, हर एक कॉलेज लाइफ ना एक ऐसी होती है, लड़की की चाहे लड़के की, जो उसको फ्रीडम थोड़ी बहुत चाहिए होती है। उसको उसके हाथ में पैसे चाहिए होते हैं, कुछ भी हो सकता है रास्ते में, उसको खाने का मन कर रहा है, उसको पीने का मन कर रहा है, वो अगर अप सर्कल में बैठी है तो उसको भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। कब तक वो खाली हाथ जाएगी, कब तक वो लोगों के मुंह देखेगी? सब चीज़ों की नीड होती है, सब चीज़ों की नीड होती है। अब जो वो ज़माने चले गए मैडम, जो कहते थे कि हम तो 1 रुपया लेके आते थे, वो ज़माने अब नहीं है। ठीक है, वो होता था ज़माना, उस ज़माने में 1 रुपये की वैल्यू थी। अगर मैं आज 1 रुपये लेके घूमूँ ना, कोई पूछेगा भी नहीं मुझे। बदलाव प्रकृति का नियम है, उस टाइम से लेकर के इस टाइम में बदलाव आया है। और ये सिर्फ पैसों में बदलाव, उस टाइम तो पैसों की वैल्यू नहीं थी ना, इंसान की वैल्यू थी, तो इंसानियत एक की रुपये में वैल्यू चलता थी। था। हाँ, इंसानियत की मैं भी वैल्यू थी। खुले में यही कहती हूँ भाई, उस टाइम आप ये कह देते हो ना कि भाई पहले ये था, अरे पहले आदमी की भी तो वैल्यू थी। पहले तुम रिश्तों कर की लो वैल्यू आदमी की वैल्यू। मैं आज भी कहती हूँ आस्था जी, आज भी आप इंसान की वैल्यू करो, वो 1 रुपये में काम चला देगा आपका। मैं आपको 10 ऐसे घर दिखा दूंगी जहाँ पे अगर कोई मियाँ बीवी है, बहन भाई है या कुछ भी है, अगर इंसान की वैल्यू कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझ रहा है, उनको आगे कर रहा है, तो उनके घर में 2 वक्त की सूखी रोटी भी बनेगी वो ना, वो आराम से चैन से खा के सोएंगे। पर जब आदमी की कदर नहीं करता ना, वहाँ पैसे थोपते हैं कि भाई पैसा है सब कुछ है। अरे नहीं है भाई, इंसान की कदर करो। तुम 10 रुपये में भी खुश होकर सोओगे, अब आधी दुनिया तो इसमें कर देगी, 10 रुपये में तू कैसे खुश होएगी? खुश होने वाले ना हो जाते हैं मैम, मैं भी हो जाती थी। अगर मम्मी ने चलो कुड़ कुड़ के भी अगर मुझे 100 रुपये दिए ना, मैं खुश हो जाती थी कि यार मम्मी ने इतना सुनाया है, मगर 100 रुपये दे दिए। अब कई लोग बोलेंगे एक जगह तू तारीफ़ कर, एक जगह तू बता रही है। मैं एक चीज़ों को साइकोलॉजिकल बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और हुई हैं मेरे साथ। और अगर आप बात करो ना कि किस लेवल तक का टॉर्चर, मेरी मम्मी रोटी को ना पैरों से रोंग देती थी और कहती थी खा इसको। मेरी मम्मी ने बाथरूम में खाना फेंक के बोला कि खा इसको, खाना पड़ता था, पिटती थी। और वो पीटना ऐसा होता था कि इंसान 10 दिन तक उठ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं उठ सकता, पूरा शरीर नील पड़ जाता था। फिर भी काम करती थी वह, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी, साथ में छोटी बहन को संभाल, साथ में छोटी बहन को संभालना, पढ़ाई करना। पढ़ाई नहीं करी तो पिटती थी। मार्क्स भी पूरे अच्छे चाहिए, घर का काम भी पूरा चाहिए। बहन को भी देखो, कोर्ट कचहरी में भी काम में पूरा एविडेंस वगैरह बनाना। जब मैं LLB थी भी नहीं, स्कूलिंग के टाइम की बता रही हूँ, एविडेंस वगैरह बनाना, पेपर तैयार करना, मम्मी के साथ बैठ के ये सब करती थी मैं। मम्मी सिखाती थी और मैं करती थी। और अगर मतलब आप ऐसे सोचो, अगर मेरे से ये कप टूट गया ना, चलो माँ बाप तो ऐसे होते हैं, ये चल ठीक है 10 रुपये का कप है कोई बात नहीं, भाई साहब मेरी जान हलक, मैं पागल हो जाती थी, हाथ पैर कांपने लग जाते थे। मम्मी को पता चल गया तो मैं तो गई, और जाती भी थी। ठीक है, मम्मी मेहनत करके सामान लेकर आ रही है, समझ में आ रहा है, बट कोई जानबूझ के तो कोई चीज़ करता नहीं। तो मम्मी ने ऐसे ऐसे कांड भी कर रखे कि मेरे को नंगा खड़ा कर देना, छत पे, सड़क पे कपड़े फाड़ देना, रात के 2-2 बजे घर से बाहर निकाल देना। अगर मैं उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूँ ना, तो मैं इतनी अब स्ट्रांग हो गई हूँ ना, अब मुझे कोई कहना आस्था तेरे से सब छीन रहे हैं हम, तू जा, मैं तो कह दूँगी तू ले, मैं जा रही हूँ, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। आज भी अगर मैं बोलूँ ना कि कोई मेरे से पूछा था तेरे को क्या चाहिए, तू मुझे एक लिस्ट बना के दे दे, उस लिस्ट में सिर्फ पहला नंबर ही होगा शांति। अब प्यार भी नहीं चाहिए। क्या करूँगी उस प्यार का जिसमें तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, और मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी भी कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से सारी पूरी वफादार हूँ। मुझे सामने वाले ने बोला है कि आस्था तू मुझसे झूठ कभी मत बोल लियो, तेरे को कुछ भी चाहिए ना तुम मेरे से मांग लियो, मगर उधार कभी मत लियो। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ।
मगर मैं देखो, कई रिश्ते ना मैम ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, बट यू आर वेरी गुड, बट यू हैव अ वेरी गुड बॉन्ड कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब कई लोग बोलेंगे कि यार अब तुम उसमें शारीरिक भी हो रहे होंगे, ये हो गया, वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, बट होते हैं ऐसे बॉन्ड्स जिसमें कि तुम मतलब सामने वाला बोल रहा है ऐसा, मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखियो, चलो मैंने हामी भी भर दी, बट ये एक यूनिवर्सल नेचर है। टाइम बीइंग के बाद ना एक्सपेक्टेशंस आनी लग जाती है। वो भी कौन सी एक्सपेक्टेशन, यही तो कि आप, अगर मैं आपसे वफादार हूँ तो आप भी मेरे से वफादार रहो। बायोलॉजिकल फैक्ट है, आपके हॉर्मोन्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि भैया आप उसके साथ बॉन्ड में हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके हॉर्मोनल ऐसे होंगे कि मैं जैसे करूँ ना ये मेरे साथ वैसा ही रहे। और क्यों ना एक्सपेक्ट करे, जब तुम मेरे से सारी डिमांडें पूरी करा रहे हो, डिमांड बोलो कुछ भी बोलो। मुझे किसी ने बोला कि आस्था कुछ भी हो जाए तो मेरे पे विश्वास करना मत छोड़ियो, मेरे से झूठ मत बोलियो, मेरे साथ हमेशा खड़ी रहियो। ये 3 बातें बोली और आस्था इन तीनों बातों पे चल रही है, तो आस्था भी तो सोचेगी ना कि यार वो भी इंसान मेरे से तो झूठ मत बोले, ऑनेस्टी रखे, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऑनेस्टी। मेरे को ट्रांसपेरेंसी अच्छी नहीं लगती। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट इनटू एनी रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ हो, किसके साथ हो, वो मुझे बता रहा है कि मैं इसके साथ हूँ और मैं यहाँ पे हूँ। ऑनेस्टी क्या होती है, वो मुझे बता के जाए कि आस्था मैं इसके साथ, आज मेरा लंच है और मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ये ऑनेस्टी होती है। मुझे ये चीज़ चाहिए जब मैं ये चीज़ कर रही हूँ। मुझे ना गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है, और ख़ासकर वो जो उस सामने वाले के साथ गलत करके जा चुका है, मगर वो सामने वाला ये चीज़ को पता है कि मेरे साथ वो गलत हुआ है, मगर फिर भी वो उस इंसान के साथ बैठा हुआ है, उसको काम कर रहा है, मुझे खुंदक आ जाती है। भाई वो तुम्हारे साथ ही मेरे साथ गलत नहीं कर गया, वो तुम्हारे साथ गलत करके गया है, तो तुम कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हो? बिल्कुल। वो तुम्हें उस लेवल पे हरेस करके गया है कि तुम, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ, मैं बोल भी नहीं सकती, तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना उस बॉन्ड का, फिर भाड़ में जाए। मैं क्यों रखूँ अपनी सब तरफ से सब कुछ, मैं ही क्यों हमेशा सेक्रीफाइस करूँ, मैं ही क्यों अपने आप को प्रूफ करूँ, मैं ही क्यों बार बार अपने आप को ये दिलाऊँ कि नहीं यार जो होगा साथ में देखेंगे। सामाजिक रीति, सोशल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, कि वुमेन्स को सोशल ट्रेनिंग दी जाती है कि एडजस्टमेंट, महिला एडजस्ट करके चलती है। एडजस्ट वर्ड तो मुझे अब इतना गुस्सा आता है ना, मन तो करता है कि एडजस्ट वर्ड को ना पूरी दुनिया से ही हटा दूँ, डिक्शनरी से हटाया जाए इसको। बिल्कुल। 20 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था, सिर्फ किताबें अपनी लेकर आई थी, कपड़े थोड़े बहुत लेकर आई थी, उसमें मेरी एडवोकेट की यूनिफॉर्म थी, BLLB 3rd ईयर में थी, और मम्मी ने क्या किया था, 181 पे कॉल करके मेरी शिकायत कर दी थी, यू आर अ लॉ स्टूडेंट और आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, और उसी में आपकी मम्मी आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दे। सोचो उस पर क्या बीतेगी। और कंप्लेंट में उन्होंने क्या लिखा? ये लिखा कि मेरी बेटी जो है मुझे हरेस करती है, मुझे मारती पीटती है, खाने को नहीं देती, और मेरी छोटी बेटी को भी बहुत मारती है, आप इसको यहाँ से लेके चले जाओ। उस टाइम मैम मैंने ना आओ ते का ना ताओ एक चीज़ वर्ड बोली थी, वो आज तक घर याद है। रेंट के मकान पे थे हम, मधु विहार में, पड़पड़गंज में, L शेप का घर था, मम्मी वहाँ खड़ी थी, मैं यहाँ खड़ी थी, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी जब मम्मी ने 181 पे कॉल कर दी थी। मैंने उस टाइम ये बोला था ना कि शुरुआत आपने करी है ना, अब एंड मैं करूँगी, अब चाहे एंड कितना भी खतरनाक हो, अब मैं करूँगी एंड, अब बर्दाश्त नहीं, मेरे करियर के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, तुम मेरी करता धरता हो, तुम्हें पूरा वो है कि तुम मुझे ख़त्म भी कर दो, मगर तुम मुझे ख़त्म कर दो, जीते जी मत मारो। इतना हक नहीं दे रखा किसी ने तुम्हें। और तिल तिल मारने से अच्छा एक बार में मार एक दो। बार में मार दो। ऐसा नहीं है मम्मी ने मुझे कभी मारने की कोशिश नहीं करी, इस लेवल तक का गला दबा रखा है कि सांस ऊपर नीचे गई, वो पता नहीं उनके माइंड में आता क्या था कि छोड़ देती थी। कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि शायद आपकी मदर किसी माइंड प्रोग्रामिंग से थोड़ी बैकअप पे आ चुकी हैं? कभी आपको ये ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बच्चे के साथ इस हद तक टॉर्चर कर रही हैं, क्या ये माइंड से बिल्कुल ठीक हैं, अब वो डिप्रेशन में तो नहीं है, वो बीमारी का शिकार तो नहीं हो चुकी हैं किसी? देखो मैम, डिप्रेशन है मम्मी को, मैं मना नहीं कर रही, फ्रस्ट्रेटेड है, मैं मना नहीं कर रही,
सब मम्मी दवाइयाँ भी लेती थी, सब कुछ करती थी, मम्मी के ऊपर मेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर सब है, मैं मना नहीं कर रही, मगर आप फिर दूसरी बहन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे? राइट, दैट बिल्कुल ठीक कि भाई उनका ये मानना है साफ सीधे के शब्द में कि तेरी वजह से मेरा पति मुझे को छोड़ के गया था, उन्होंने जो मेरे साथ किया वो मैं तेरे साथ करूँगी। वो मेरे को बहुत बार क्लियरली बोल चुकी है। छोटी बहन के साथ उनका बॉन्ड इसलिए है, उनका ये मानना है कि जब मेरी छोटी बहन उनके पेट में थी, क्योंकि जब कोर्ट में पता चला था मम्मी प्रेग्नेंट है, आफ्टर फरवरी में मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो रिकनसाइल हुआ था कोर्ट के थ्रू, तो 7-8 महीने मम्मी पापा साथ रहे थे 2013 में, मैं भी थी। तो मम्मी का ये मानना है तेरी वजह से मेरा पति मेरे से 13 साल तक दूर था। छोटी बेटी आने के बाद 8 महीने साथ था, 8 महीने साथ था, चाहे कैसा भी था मेरे साथ था। मम्मी की साइकोलॉजी मेरे को लेके ख़राब है, वो समाज के आगे बिल्कुल ठीक है, वो गेस्ट के आगे बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, मगर वो अकेले में मेरे साथ हैवानियत हो जाती है। और वो बस आपको ही पता है क्योंकि वो चीज़ें आपने अकेले देखी है ना, समाज दुनिया ने थोड़ी ना देखी और देखो समाज भी ना इन सब चीज़ों में चटकारे लेता है, ऐसे ऐसे चटकारे लेगा कि मेरी माँ ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरी बड़ी माँ भी ले लो एग्जाम्पल, बाहर के लैंडलॉर्ड्स ले लो, एक लैंडलेडी थी हमारी, वो चटकारे लेती थी। अगर मैंने किसी लड़के से बात भी कर ली ना ट्यूशन आके, मेरी बहनों को बता दूं, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो मकान मालिक होते हैं उनको बोला जाता है, जो किराए पर अगर हम रहे तो उनने कहे हैं। तो अगर मैंने किसी से बात कर ली, अगर मैं खड़ी हुई हूँ फ़ोन पे बात कर रही हूँ, उस टाइम मम्मी ने फ़ोन दे रखा था, बाई चांस दे दिया था, 11-12 में थी, तो फ़ोन टूटते भी थे मेरे। अगर मैं फ़ोन पे ज़्यादा लगी हुई हूँ, फ़ोन को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे दिया तो फ़ोन तोड़ दिया सीधा। देख तो लो काम क्या कर रही हूँ। वो वुमेन्स का फ़ोन पे ज़्यादा बिजी होना, दैट्स मीन यू हैविंग अफेयर, यू हैविंग। तो देखो मैंने 3 रिलेशनशिप में अपने मुंह से बोले हैं, मेरी मम्मी इसी चीज़ को गाती रहती है। इनफैक्ट जब मैं मायका आई थी तो मेरी जो अविनाश जी हैं उनको कॉल करके शुरू में बहुत भड़काया है, ये ऐसी है, ये वो है, ये न्यूड्स भेजती है अपने, ये सब चीज़ें बहुत बहुत भड़काया है। तो उस टाइम पे भी मतलब सब ने मतलब मैं तो कहती हूँ समाज होना ही नहीं चाहिए। कौन सा समाज, तुम किस समाज की बात कर रही हो आज? उस समाज की जिस समाज ने तुम्हें सहारा नहीं दिया था, आज उस समाज के चक्कर में तुम मुझे पीट रही हो, तुम मेरे से ऐसा कर रही हो। चलो ठीक है, मैं तो झेल लूँगी, वो नहीं झेलेगी। आज वो है, छोटी बहन है, वो नहीं झेलती, वो सुना देती है। तुमने ही सिखाया ना उसको। पहले तो उसको मेरे मुंह, अपने मुंह से मेरे को गालियाँ दिलवाती थी, पिटवा देती थी, थप्पड़ भी पड़वाया है। छोटी बहन मेरे को थप्पड़ मार रही है, क्या बीतेगी? जिसको मैंने पाला है, पोसा है, 13 साल की लड़की को कुछ नहीं पता कि कैसे पालना है, पोसना है, क्योंकि मम्मी फीड नहीं करवा पा रही थी क्योंकि सिजेरियन था। और अब बहुत साल बाद बच्चा हुआ, मम्मी वीक है, तो उसका दूध बनाना, दूध पिलाना, बहुत छोटी थी, हर चीज़ मैं करती थी। पहले देखो मैं भी फ्रस्ट्रेट हुई हूँ, बहुत गंदी वाली फ्रस्ट्रेशन आती थी मुझे भी कि यार घर भी संभालो, पढ़ाई भी करो, मम्मी मेरे साथ ऐसा भी करती है, बहन को भी देखो। तो बहन के ऊपर हाथ उड़ जाता था, छोटी थी, उड़ जाता था, मम्मी और मारती थी। मैंने कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी भी तो फ्रस्ट्रेशन उतरेगी। कह रही तेरा हक नहीं है इस पर, तो इसकी आया बन की रहे, तेरी औकात एक नौकर की, वो नौकरानी रहे। छत दे रखी ना, खाने को खाना दे रही हूँ ना, शुक्र कर। और एक उनका वो था, पढ़ाई छुड़वा दूंगी ज़्यादा बोली तो, और मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा लगाव था। पढ़ाई छूट जाती तो फिर मैं क्या करती, एक पढ़ाई ही बहाना था जो मैं 8 घंटे स्कूल में रहती थी, मम्मी से दूर रहती थी। एक ट्यूशन और एक स्कूल ही था जो 8 घंटे मैं मम्मी से दूर रहती थी। जब छुट्टी होती थी ना, सब लोगों को लगता है, सब बच्चों में होता है कि अब हम घर जाएंगे, मेरी मम्मी ये मेरे को बना के देंगी, मैंगो शेक बना के देंगी गर्मी में, ये वो। मेरे दिमाग में होता था घर जाके काम करना, झाड़ू पोछा हुआ वो नहीं होगा, झाड़ू पोछा करना होगा, घर में खाना होगा तो ठीक है, वरना बनाना पड़ेगा, वरना बाहर से लेके आना पड़ेगा, रोटी सेकनी पड़ेगी, ये दिमाग में आता था मेरे। आराम तो कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं मुझे। कभी मम्मी से ना मन करता था बात करने का कि यार मम्मी ऐसा ऐसा चीज़ें चल रही है, क्या करना चाहिए, मन ही नहीं करता था। एक तो डर, खौफ, यार बोलूँगी कल गलत ना ले जाए कहीं को। मतलब मैंने ऐसा नहीं सपोर्ट करने के लिए वो नहीं करा। मैं जब कॉलेज में थी, मैंने होम ट्यूशन्स लेना स्टार्ट करी थी। ये
अब आप सोचोगे कि एक तो काम भी कर रही है, अब उसकी माँ ने क्या करी हरकत, मैंने होम ट्यूशन लेना स्टार्ट करी मम्मी के कहने पे। मम्मी के कहने पे सब कुछ करा, सब कुछ पता था मम्मी को कि मैं कहाँ लेने जा रही हूँ होम ट्यूशन। तो क्या होता था, कॉलेज से सीधा होम ट्यूशन लेने जाती थी मैं। तो अब किसी की तुम होम ट्यूशन लेने जा रहे हो तो मैं उसके हिसाब से चलूँगी, आपके हिसाब से चलूँगी? उनके हिसाब से चलेंगे। आप उनके बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो पैसे वो किस पैसे चीज़ में किस देगा किस आपको? चीज़ ठीक है। तो जैसे 2-3 बजे मैं आ रही हूँ कॉलेज से, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ मैं डायरेक्ट सीधा उधर से इधर आ जाऊँगी। नहीं, तू पहले घर के काम करेगी फिर तू पढ़ाने जाएगी, उनको बोल अपने बेटे की टाइमिंग चेंज करेंगे बच्चों की। मैंने कि वो पैसे मुझे दे रहे, मैं उनको पैसे नहीं दे रही हूँ। नहीं सुनी मैंने। एक हफ्ते बाद मेरी माँ उनके घर पे आ गई, पुलिस की धमकी वगैरह दी, बदतमीजी करी और मुझे लेके चली गई। कौन ही अपना ट्यूशन दिलवाएगा फिर? और वहाँ पे जाके कहती है इसके जल्दी से 20 दिन के पैसे दो और इसको अभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर रही हूँ। बताओ मेरी क्या इज्जत रह गई? तुम्हारी तो कोई इज्जत है ही नहीं, तुम तो सबको सिर्फ पुलिस की धमकी देती हो और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। मेरी क्या इज्जत रह गई? उस टाइम मेरी बहन का बर्थडे था, मैंने कि आ जाऊंगी थोड़ा वेट कर लो। और वो कौन सा मेरी वैल्यू है जो मैं मेरी प्रेजेंस मायने रखती है? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ दिखावे की वैल्यू दिखाती हो। ये चीज़ मैंने मम्मी को बोल रखी है और ये चीज़ पता नहीं उनको कब समझ में आएगी, मुझे नहीं, भगवान जाने। उस दिन बहन का बर्थडे था तो मम्मी कह रही थी तेरे आने के बाद केक कटिंग करेंगे, बहन कह रही है। मैंने कि 8 बजे तक आ जाऊंगी, नॉर्मल टाइम तो यही होता है सबका केक कटिंग का। कोई उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी तो रखी नहीं थी, घर में ही केक कटना था। मैंने कि आ जाऊंगी आ रही हूँ। ये क्या मैडम ने क्या क्या स्कूटी उठाई, घर पर आ गई और वहाँ पे बदतमीजी करी, हंगामा करा और लेके चलती बनी। उन्होंने मुझे 20 दिन के पैसे दिए, कह रहे मैडम आप हाथ जुड़वा लो, आज के बाद आ मत जाना आप। मतलब मैंने 20 दिन वहाँ पे पढ़ाया ना, तो कभी कभार ऐसा होता था कि मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, सीधा घर से आई हूँ तो दिमाग टेंशन में है, रो रही हूँ, चेहरा सूजा पड़ा है। तो वो भी मदर पूछती थी कि बेटा क्या हो गया, किसको इसको अपनी कहानी बताऊँ। अब मेरे अंदर है, मैं बचपन से ऐसी हूँ। मैं अब मुझे खुद मुखौटे वाले लोग पसंद नहीं, तो मैं मुखौटा नहीं पहन सकती। मेरे अंदर है, अगर मैं खुश हूँ ना तो मैं खुश ही दिखूँगी, अगर मैं दुखी हूँ तो दुखी ही दिखेगा और वो चेहरे पे झलक जाएगा। मैं कितना भी छुपाने की कोशिश कर लूँ, कितना भी, आंखों से आंसू टपक ही जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इमोशनली। मेरे से मैं मुखौटा नहीं पहन सकती कि नहीं मैं अंदर से दुखी हूँ, मुझे सामने वाले को हंसा हुआ दिखाना है, मेरे बस की बात नहीं है। और इस चीज़ में कभी कभी मम्मी से पिटी भी हूँ। मम्मी मेरे को पीट के कहीं लेके जा रही है, मम्मी कहती हंसती हुई दिखी हो, कितना हंस लूँगी। तुम पीट के लेके जा रही हो किसी लड़की को, किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को, वो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सामने वाले के सामने तुम्हें हंसता हुआ दिखे। नहीं होता था मेरे से। उसके बाद आके और पिटती थी कि तूने मेरी वो करवा दी, वो बदनामी करवा दी। मैं कितना देखती। तो फिर जब 2020 में मम्मी ने ऐसा ऐसा काम करा तो वुमेन सेल आई। उस टाइम एक तो कोविड पीक पे था, तो ना काउंसलर्स आ नहीं रही थी। तो पहले तो मम्मी ने जब कंप्लेंट करी तो काउंसलर ऑनलाइन अपॉइंट हुई, फ़ोन कॉल पे बात हुई, वहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी मेरी कॉल्स पे। इसने तो मेरे बाप पे रेप करने की कोशिश करी, इसने ये करा, ये 10 के साथ सोती है, इसके वो जमादार लोगों के साथ रिलेशन है, ये सबके साथ सोती रहती, पता नहीं हर, मतलब यहाँ पे आदमी अपनी औरत पे करेक्टर का इल्ज़ाम लगाता है, यहाँ पे मेरी माँ ने मेरे करेक्टर की धज्जियाँ उड़ा रखी थी। अब देखो काउंसलर है, एक पक्ष तो सुनेगी नहीं, उसने मेरा पक्ष भी सुना। मैं चाहती तो मम्मी की घर वालों की पोल खोल सकती थी, पॉक्सो लगता सीधा, मैंने तो नहीं खोली। आज भी मैं रिलेशन नहीं रिवील करती कि मुझे पता है अगर आज ये लॉ है पॉक्सो का कि अगर नाबालिग लड़की के साथ आपने छेड़खानी करी है, रेप करने की कोशिश करी है तो सीधा पॉक्सो लगेगा, चाहे अगर वो लड़की 18 साल की हो भी गई है तब भी। इसलिए मैं कभी रिलेशन रिवील नहीं करती। चाहूँ तो अभी के अभी बैठे बैठे दो आदमियों पे केस हो सकता है पॉक्सो का, घर उजड़ जाएगा सबका। मगर मैं तो चुप बैठी हूँ ना, ये मुझे पता है यार रिश्ते कैसे मुश्किल से मिलते हैं। जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है अभी आपकी बातों से, मैं जज कर सकती हूँ ये काम किसने किया होगा, बट और उसकी खुद की औलाद है, मेरे से बड़ा मतलब मेरे से बड़ी है वो दीदी, उनकी बेटी जो है। मैं घर उजाड़ सकती हूँ दोनों,
मगर मुझे पता है यार वो बाप का साया ना नहीं मिलता बेटी को, उसको उस बेटी को उसके बाप की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर उसके ऊपर से वो हट गया तो वो बेटी कहीं की नहीं रहेगी, चाहे उसकी माँ कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे उसकी माँ ने आज तक उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। मेरे खानदान में किसी ने भी अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाया। डांटा है, थप्पड़ मार दिया, वो ठीक है, बट इस लेवल तक कभी नहीं मारा जिस लेवल तक मैं पिटती थी अपनी मम्मी से। खून निकाल देना, स्टिचेस आ रहे हैं, नील पड़े हुए, चला नहीं जा रहा है, बुखार में भी काम करना। तो जब वुमेन सेल ने, काउंसलर ने मेरी पक्ष भी सुनी तो आपकी वो कह रही है आपकी मम्मी तो उल्टा बोल रही है आपके बारे में। मैंने कि मैम देखो, मेरी मम्मी के ऊपर मुझे केस तो करना नहीं, मैं ऐसी औलाद नहीं हूँ कि मम्मी को इस उम्र में कोर्ट कचहरी भगाऊँ, आप मुझे सिर्फ अलग कर दो। अच्छा, कॉल मम्मी ने करी थी तो केस भी मम्मी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। मम्मी ने 2-3 दिन जब मैंने अपनी आप बीती बताई तो काउंसलर ने बोला तुम्हारी माँ गलत है। अब मम्मी के अंदर ना ये चीज़ है, मम्मी को कोई गलत बोल देना कि तुम गलत हो इस पॉइंट पे, मम्मी से बर्दाश्त नहीं होता। मम्मी ऐसी है कि उनको उनके हिसाब से रखना है। अगर उन्होंने बोला सही है तो आपको मानना पड़ेगा, ये सही बात है। अगर आपने अपना पॉइंट रख दिया, आप उनके लिए दुश्मन हो। जैसे आप अगर मेरे लिए बात कर रहे हो, आप मेरे लिए खड़े हो, और मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई मेरे साथ खड़ा हो जाए, मेरे लिए कोई अगर एक चू भी बोल दे ना, मम्मी उसको काटने को दौड़ती है। यही चीज़ मेरी नानी के साथ था। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, तो मेरी नानी मुझे बचाती थी मम्मी की मार से। क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब छोड़ गए थे तो हम नानी के घर शिफ्ट हो गए थे, तो नानी के घर ही रहते थे। तो पूरे घर और ख़ानदान में सिर्फ एक मेरी नानी थी, सगी नानी, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। और आज उस जैसा प्यार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसका आंचल मुझे आज भी चाहिए। अंधेरे कमरे में यही बोलती, या तो तू आ जा या तो अपने पास बुला ले। क्योंकि मैं हर बारी ये लाइन बोलते हुए ना रो जाती हूँ, जबकि इतने साल हो गए नानी को गए हुए और मेरे को घर छोड़े हुए 4 साल हो गए, मगर उस जैसा आंचल ना कभी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो एक ऐसी इंसान थी ना, मम्मी ने मारा पीटा कुछ भी करा, सीधा नानी के पास। और नानी कहती थी हाथ मत लगा दियो मेरी बेटी को, मम्मी को डांट देती थी। कभी कभार मम्मी और नानी के बीच में लड़ाई हो जाती थी मेरे वजह से। तो मेरी नानी ये बोलती थी चाहे कुछ हो जाए आज तक मैं तेरे को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, तेरी शादी करा के जाऊँगी। तो मैं निश्चिंत थी कि यार मेरे पीछे कोई है। और जब नानी चले गई 2018 में, मेरी फूटी किस्मत, 2018 में मेरी नानी चली गई और 18 की साल की मैं हो गई थी। उसके बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ और 20 साल में मैंने घर छोड़ दिया। और अगर मेरी नानी ज़िंदा होती ना तो मैं घर नहीं छोड़ती, मेरे को नानी जाने ही नहीं देती। तो काउंसलर ने जब मम्मी को बोला कि आपकी बेटी तो ये सब चीज़ें बोल रही, तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हो। देखो थाली दोनों हाथों से बचती, कभी एक हाथ से नहीं बचेगी। अगर मैं गलत हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो। तो मम्मी ने केस क्लोज करवा दिया। अच्छा, उसके बाद ना मैंने अपना 8वां सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। मैं पंखे से लटक गई थी। उसके बाद का मुझे नहीं पता मुझे किसने बचाया, क्या करा। मैं सीधा मैक्स हॉस्पिटल में आँख खोली थी। अब आप सोचो, अगर आपकी आँख खुली है तो आपसे ये पूछा जाएगा ना, बेटा तो ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला 32,000 का बिल आ गया, तेरा बाप भरेगा। मैं स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, गले में वो लगा हुआ था प्लास्टिक का। और मैं ये सोच रही हूँ मैं क्यों ज़िंदा हो गई, इससे तो मार देता तू। अच्छा, अब उस टाइम अटेम्प्ट टू सुसाइड वो था क्राइम, अब नहीं है। तो पुलिस आई थी, तू झूठ बोला। मुझे लगा कि मैं बचूंगी नहीं, मगर इन्होंने बचा लिया। पुलिस आ गई तो करियर की बात आ गई। फिर मैंने पुलिस से झूठ बोल दिया, केस क्लोज हो गया। जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद इसके ऊपर ताने पड़ने लग गए कि हाँ अब तो तेरी कोई बात नहीं मानेगी तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी। अब की बार ना ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट करियो कि तू मरी जाए, अब वापस मत लौट के आई हो। मैंने कि बचाया क्यों, मैंने कहा था बचाने को, मैं तो लटक गई थी ना, मुझे तो नहीं पता था। तुमने मुझे बचाया, क्यों बचाती, मत बचाती। समाज को दिखाने के लिए बचाया था तुमने मुझे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, मेरी मतलब 2021 अप्रैल में मेरी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई थी। हमारी ना कैंसर हिस्ट्री रही है, तो मेरे ब्रेस्ट में लम्स हो गए थे। तो पहले तो छोटे थे तो ज़्यादा हमने लिया नहीं, तब 1 साल हो गए, तब बड़े हो गए। तो डॉक्टर ने बोला गो फॉर अ सर्जरी, कैंसर हिस्ट्री रही है, कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो अप्रैल में मेरी सर्जरी हुई है। अप्रैल में मैंने घर छोड़ दिया। अप्रैल में जब सर्जरी हुई उसके अगले दिन मैं पिट रही हूँ मम्मी से। मेरा जो 3rd रिलेशनशिप था मम्मी को फ़ोन के ज़रिए पता चल गया था। ठीक है,
पता चल गया, तुमने चैट्स पढ़ ली, तुम बात भी तो कर सकती थी, आराम से समझा सकती थी। बहुत तरीके होते हैं कि इंसान को समझाने के लिए, वो मैं तरीका बताऊंगी अविनाश भैया कैसे हैंडल करते हैं इन तरीकों को। ये सब चीज़ें हो गई। तो रिलेशनशिप के पता चलने के बाद मम्मी ने 181 पे कंप्लेंट करी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को सुसाइड के ऊपर भी टॉर्चर करने लग गई, सब चीज़ें। मैं रात को सो नहीं पाती थी। रात को पुलिस को कॉल कर रही हैं, मेरी बेटी घर से भाग गई, और मैं घर में बैठी हूँ, घर से भाग गई, लड़के के साथ भाग गई, पुलिस आ रही है तेरे को लेने। एक बार मम्मी ने क्या किया, उसी टाइम पे, उसी के दौरान पे मम्मी ने बोल दिया पुलिस को कॉल करके कि मेरी छोटी बेटी को मारने की कोशिश कर रही है। अब बताओ, अटेम्प्ट टू मर्डर का सीधा केस लगता है मेरे पे। मतलब मैं रात को भी नहीं सोच सकती थी कि कब मेरी माँ पागल हो जाए, कब मेरी माँ को कुछ हो जाए। मैंने क्या किया, स्वाति मैम थी पहले उस टाइम WCD की चेयरपर्सन, मैंने उनकी मेल निकाली। मेल में जितना हो सकता था, क्योंकि उस टाइम मम्मी ना मेरा फ़ोन चेक करती थी, फ़ोन नहीं देती थी। तो जब ऑनलाइन क्लास होती थी उसके बहाने मैंने फ़ोन लिया, मेल करी और करके छोड़ दी, क्योंकि स्वाति मैम पहले डायरेक्ट अच्छे से एक्शन लेती थी। एक्शन हुआ भी 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आ गई थी कि हम आपको लेने आ रहे हैं। वो नीचे खड़े थे, मैंने कुछ नहीं देखा मैम, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे और टी-शर्ट पहन रखी थी और ऊपर मफलर स्टॉल लिया, चली गई मैं। मम्मी पीछे पीछे आई, आस्था रुक जा, आस्था रुक जा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मन था पीछे मुड़ने देखने का। फिर ये सोचा कि यार अगर दोबारा देख लिया तो इसके ऊपर बहुत पिटूंगी मैं, इस कदर कि पता नहीं जिंदा बचूं नहीं बचूं। अब तूने स्टेप लिया ना आस्था, मत पीछे मुड़ के देखियो। फिर वो वुमेन सेल का क्या होता है कि इनके पास कोई गवर्नमेंट शेल्टर तो है नहीं परमानेंट, तो ये वंशकी स्टॉप सेंटर लेके जाते हैं। वो 5 दिन का शेल्टर होता है, वहाँ पे मुझे रखा गया। और गवर्नमेंट के अगर शेल्टर की बात करूँ ना, तो घटिया शेल्टर, इतना घटिया। बेड भी वो वाले होते हैं जो मरीजों के लिए होते हैं ना, वो वाला बेड होता है। चलो तुम बेड दे रहे हो, खाना वाहियात खाना, दाल ऐसी कि पानी वाली, चावल इतने भर के, सूखी रोटी, सब्जी का पता ही नहीं चल रहा सब्जी ये क्या है। इतनी गंदे हैं मतलब गवर्नमेंट शेल्टर के। वो इतना तुम टैक्स लेते हो, तुम अगर तुम्हारे शेल्टर में कोई लेडी आके रह रही, तुम उसको ढंग का कपड़ा लत्ता कुछ नहीं दे सकते, ढंग का खाना नहीं दे सकते। तुम जेल जैसी रोटी लग रही थी मुझे उस टाइम। मुझे था कि ये चल यार ठीक है। अच्छा 5 दिन के बाद ना ये रखते नहीं है, 5 दिन के बाद इनका ये होता है कि 5 दिन में या तो हम केस सॉर्ट आउट करा दें या फिर इनको कोर्ट में भेज के इनको नारी निकेतन या निर्मल छाया शिफ्ट कर दें। अच्छा उस टाइम BLLB 3rd ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया था, 5th सेमेस्टर था या 6th सेमेस्टर था मुझे याद नहीं। तो उसका रिज़ल्ट आ गया था जब मैं रह रही थी वंशकी स्टॉप सेंटर में। तो जो वहाँ की हेड थी दीपा मैम, उनको मैंने बोला कि मैम मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो मैं फ़ोन ले सकती हूँ? फ़ोन जमा कर लेते हैं वो। कहते क्यों? मैंने कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, मुझे सिर्फ रिज़ल्ट देखना, उसके बाद आप ले लेना फ़ोन। रिज़ल्ट देखा तो बैच में टॉप किया था। तो उन्होंने पूछा कैसा रहा रिज़ल्ट, मैंने कि मैम 1st डिवीज़न आई है, बैच टॉपर हूँ। अच्छा 4थे दिन से अल्टीमेटम मिलने लग गया था, आज से क्या करना है, तुम्हारे घर वाले तो आ नहीं रहे काउंसलिंग के लिए, क्योंकि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। मम्मी को फ़ोन किया गया, मम्मी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मामा को फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। तो मैंने कहा कि मैम मुझे जॉब दिला दो, घर तो अब वापस जाऊंगी नहीं। तो मैम कहते हैं ऐसे तो हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। उन्होंने बोला कि आशा तो नारी निकेतन, उनकी लाइन थी। अब सोचो गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है वो अपने गवर्नमेंट शेल्टर के लिए बोल रहा था, सोचो कुछ ना कुछ तो खराबी होगी ना। उन्होंने मुझे बोला आस्था तू निर्मल छाया नारी निकेतन वाला प्रोडक्ट नहीं है, अगर मैंने तेरे को वहाँ भेज देना तेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। फिर वहाँ से मुझे पता चला था मायका के बारे में, मायका स्वीट होम के बारे में। तो उन्होंने मुझे अविनाश भैया का नंबर दिया, कह रहे आस्था तुम भी जैन हो, ये भी जैन है, तो मे भी चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो उस टाइम देखो किसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, हर किसी ने, हर रिश्ते ने, हर तरीके पे, हर मोड़ पे मुझे धोखा दिया था। तो उन्होंने बोला एक बार आप बात करो फिर मैं बात कर लूँगी। तो अविनाश भैया से मैंने फ़ोन करके कॉल पे बात करी। तो
मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, मैंने अपनी बोली कि मुझे सिर्फ रहने को जगह चाहिए, खाने को खाना चाहिए, मैं जॉब कर लूँगी, मैं अपनी फ़ीस वगैरह सब भर लूँगी, मुझे सिर्फ आप घर रहने को जगह दे दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। तो रोते रोते सब चीज़ें बोली। तो उन्होंने बोला कि जॉब क्यों करनी है? मैंने कि मुझे अपनी फ़ीस भरनी है, मैं BLLB कर रही हूँ, उसकी फ़ीस भरनी है। कह रही अगर मैं ये बोलूँ कि फ़ीस मैं दे दूँगा तो? अच्छा, कोई इंसान ऐसे बोले तो, जेंट्स खास कर बोले तो इंसान का दिमाग वहीं जाता है, गलत रास्ते पे। मैंने कि नहीं सर, मैं जॉब कर लूँगी, मैं अपनी फ़ीस खुद भर लूँगी, मुझे सिर्फ रहने की जगह और खाने के लिए खाना दे देना। कहते चलो ठीक है, इधर आ जाओ, बाकी मेरी बात करा दो दीपा मैम से। तो अब दीपा मैम ने बोला कि ये NGO अच्छी है, ये पैसे नहीं लेगी तुमसे रहने के लिए, कुछ भी नहीं लेगी, और तुम वहाँ चली जाओ, अच्छे से रखते हैं। तो उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई, तो कोई रास्ता तो था नहीं। मैंने एक लास्ट चांस अपनी ज़िंदगी को दिया था कि ठीक है, अगर यहाँ पे मेरी बन गई तो ठीक है, अदरवाइज़ यमुना पता थी मुझे, ITO पे कूद के मर जाऊँगी। बट वहाँ जाने के बाद लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। 18 मई 2021 को मैंने घर छोड़ा है, 22 मई 2021 को मैं मायका स्वीट होम आई हूँ। पहले 1-2 घंटे भैया से बात हुई। अब कोई आदमी ये बोले कि 20 साल की ज़िंदगी में किसी ने ये नहीं बोला होगा कि तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी माइका लाल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। ये लाइन उन्होंने बोल दी थी। कह रहे तेरा सब कुछ मैं देखूंगा, खाना पीना सब कुछ, फीस बुक्स वगैरह सब मैं देखूंगा, तू बस पढ़, तेरे को पढ़ना है ना तू पढ़। कह रहे तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा। आज 4 साल हो गए, लॉ कंप्लीट करी, एडवोकेट बन गई, जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। राहुल IAS में मेरा उन्होंने एडमिशन कराया है, जो टॉप की जुडिशरी कोचिंग है। LLM की तैयारी चल रही है, मास्टर्स की। मुझे नहीं पता, मुझे आगे बोलना चाहिए। मेरा रहन सहन सब कुछ उन्होंने मेरा, मतलब जो चीज़ मेरा एक शौक़ था ना, मेरे वैसे शौक़ तो सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। मम्मी पिक्चर दिखाने नहीं लेके जाती थी, मूवी घुमाना फिराना कुछ भी शौक़ नहीं रहा है कि घूमना फिरना है, कोई शौक़ नहीं रहा मेरा। बस एक थोड़ा सा रहना, वो पहनावा का शौक़ है कि अच्छे कपड़े हों, और थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का शौक़ है। बस ये शौक़ मेरा पूरा होता है। ये 2 शौक़ है और कोई शौक़ नहीं। और एक अपने रूम को अच्छे से सजाना, बस। और आज इस लेवल पर हूँ कि मायका स्वीट होम का अगर आप पेज खोलोगे सोशल मीडिया का तो फेस मेरा ही दिखेगा। आधे लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि आई एम द फाउंडर ऑफ द मायका स्वीट होम, बट आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ द मायका स्वीट होम। आई एम द बेनिफिशरी एज वेल एज नाउ आई एम द स्टाफ। आई एम द IT मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ मायका स्वीट होम, एंड मैं अभी भी बेनिफिशरी हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। अगर भैया ने बोल देगी तो आज निकल जा, फुटपाथ पे, वो बात अलग है कि आप मेरी प्रोफेशन को देखो कि मैं कमा सकती हूँ, वो बात अलग है, उसको आप साइड कर दो, बट रहने को कोई जगह नहीं है, ट्रस्टवर्दी जगह नहीं है ना। और अगर आप अब मायका स्वीट होम की बात करो, मेरी जैसी बहुत सी महिलाएं और लड़कियां रह रही है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारी महिलाएं रह रही है जिनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता रहने का, और किसी चीज़ की कमी नहीं। खाना पीना, आप सोचो हर घर में 3 वक्त का खाना मिलता है, हमारे को 4 वक्त का मिलता है, स्नैक्स भी मिलता है हमें, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। सर्दियों में हर सीजनल सब्जी हमें खिलाई जाती है, गर्मियों में भी हर सीजनल फ्रूट और सब्जियां खिलाई जाती हैं। एक जो सेफ्टी पर्पस, आप मुझे बोलो सेफ्टी पर्पस के लिए गार्ड रूम से लेके इंचार्ज तक कोई पेड स्टाफ नहीं है, कोई जेंट्स है ही नहीं। भैया ने कोई पेड स्टाफ नहीं रखा हुआ मायका महिला आश्रम में, तीनों ब्रांचेज में। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की आप बात करो, स्टिचिंग वो सिखाते हैं अपने आश्रम में, पार्लर का कोर्स वो सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वो सिखाते हैं, कंप्यूटर लैब पूरी बनी हुई है, आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम बना हुआ है, म्यूज़िक रूम बना हुआ है, बाहर बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें नर्सरी हम करते हैं, नर्सरी पेड़ पौधे लगाना, सब कुछ करना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं।
कहने का मतलब ये है, जिन औरतों को वाकई में कहीं सहारा नहीं है वो अपने मायके में आकर के रह सकती हैं बाकायदा, आपके मुताबिक जो दिए हुए हमारी जो टर्म कंडीशंस हैं उनके मुताबिक। तो इस मामले में आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, और मैं अविनाश जो सर हैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी जो आप इस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और एक लास्ट और आखिरी सवाल कि आपका मायका स्वीट होम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप जा कर के वहाँ पे देख सकती हैं कि किस तरीके से उन महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना अत्याचार है बस पूछो मत। बस 5 मिनट और में मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई एक ऐसा केस अभी तक का मायका स्वीट होम का जिसने आपको अंदर तक झंझोड़ के रख दिया होगा, जो आपको लगे कि भाई इससे ज़्यादा टॉर्चर कोई औरत सहन नहीं कर सकती है। मैं चाहूँगी 5 मिनट के अंदर आप उस दर्द को बताएं जो शायद मेरी वो बहनें जो सहन कर रही हो उसी से वो अंदाज़ा लगा जाए कि भाई इतना भी वो होता है। देखो मैम, हर औरत के लिए ना उसकी कहानी बहुत दर्दनाक होती है। और मैंने इतने महिलाओं की पॉडकास्ट करे हैं, कईयों की कहानी ना भूलने का भूलती हूँ मैं ज़बरदस्ती कि यार भूल जाऊँ ना, मैं पागल हो जाऊँगी। मेरा ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, मैं हर चीज़ को फिर नेगेटिव लेने लग जाती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, आप सोचो वो गवर्नमेंट ऑफिसर है आदमी, यूपीसी क्लियर्ड है, IES है वो, उसकी बीवी इधर आके रह रही है। IES की बीवी यूपीएससी क्लियर्ड है, और उसकी बीवी का वो सेकंड मैरिज है उसकी आदमी की। वो अपनी बीवी को पता है कैसे टॉर्चर करता है, उसने मेड लगा रखी है दो, खाना बनाने वाली आएगी, झाड़ू पोछा करने वाली आएगी। जब वो दोनों अपना काम करके निकल जाती है, खाना बनाने वाली का खाना फेंकेगा और उसको बोलेगा दोबारा बना। अपनी बीवी को इसने इस कदर मार रखा है। इसने अभी रिसेंटली की जो होली गई है, इसकी बीवी, इसने अपनी बीवी को धमकी दी कि तेरे साथ ना खून की होली खेलूँगा मैं, और उसने वाकई में खून की होली खेली, पूरी नाक तोड़ दी थी उसकी, पूरा बाथरूम उसका ब्लड हो गया था। और उसकी 4 साल की बेटी है, वो 4 साल की बेटी कह रही है मम्मी जल्दी चलो, आपको ना डॉक्टर को दिखाना। वो पानी से बहा रही है खून को, उन लेडी ने बताया। और वो जब अपनी बीवी को मार पीट के सब कुछ कर देता है, और उसकी बीवी भी मतलब इस कदर उसको मार रखा है कि वो, उसको लगता है, एक उसने इंसिडेंट बताया कि मैडम उसने इतना मारा मेरे को, इतना मारा कि मेरे को लगा कि अब मैं गई, और अपनी बेटी को मैंने सिर्फ बाय बोला। और अपनी बीवी को ये पता है टेस्ट कैसे करता है कि जिंदा है या मर गई, गीज़र से खौलता हुआ पानी लेगा और डाल देगा अपनी बीवी पे। बीवी को होश आ गया तो जिंदा है, नहीं आया तो मर गई। और वो बंदा यूपीएससी क्लियर्ड है, IES है, साइड बाय साइड उसका इतना बड़ा बिजनेस है कि वो 72 वॉचेस का कलेक्शन है, वो भी आउट ऑफ इंडिया का। 11-12 अलमीरा है जिसमें कि उसकी सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े हैं, 25-30 लाख के कपड़े होंगे। और जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी उससे भी मिलने जाता है, अपनी पहली बेटी से भी मिलने जाता है, और अपनी जो अभी की जो बेटी है दूसरी वाइफ से, उसकी अपनी बेटी को कहता है तेरा मैं रेप करूँगा। और उस लड़की को, 4 साल की बेटी को, ये पता है कि रेप क्या होता है। ये एक ऐसे एक केस ने बतेरे डॉक्टर की बीवी आ रखी है, नेता की बीवी आ रखी है, एडवोकेट की बीवी आ रखी है, पुलिस वालों की बीवियाँ, बेटियाँ आ रखी हैं। एक लेडी, एक बेटी है, अनमैरिड है, उसके बाप ने 5 साल तक उसके साथ शोषण करा है, रेप किया है, और उसमें उसके पूरे घर वाले मिले हुए हैं, माँ भी, बहन भी, भाई भी, दादी भी, सब कुछ। 5 साल तक एक बाप अपनी बेटी के साथ रेप कर रहा है। अब सोचो। कभी मतलब इस तरीके की चीज़ों को लेकर के उनके घर में आवाज़ नहीं उठाई? मैम, बीवी कुछ नहीं बोलती, दादी कुछ नहीं बोलती? कुछ नहीं बोलती, कहते बेटा तेरे को झेलना पड़ेगा, तेरे साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। माँ की वर्डिंग्स थे ये। आप सोचो, बाप में इतनी हवस है कि बीवी भी पूरी नहीं कर पा रही, बेटी का सहारा लेना पड़ रहा है बाप को, और माँ ये कह रही तेरे को झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, आवाज़ मत उठाइयो। बाहर देने के लिए पैसे नहीं होंगे? मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मन तो कर रहा था उस टाइम उसके बाप को सही में चौराहे पे खड़ा करके नंगा करके जला दूँ। मेरा
इस कदर दिमाग ख़राब होता है मतलब लोगों की सुनकर स्टोरीज। आजकल के पतियों को पता नहीं कोई ट्रेंड चल गया है पतियों में, अपनी ही भाभी के साथ अफेयर में सबसे ज़्यादा होता है ये आजकल का ट्रेंड थोड़ी ना है। भाभीयों के साथ अफेयर, ननद मतलब जेठानी के साथ अफेयर, बीवी की भाई की बीवी के साथ अफेयर। आप सोचो कितना लंबा रिश्ता है बीवी की भाई की बीवी। एक अभी मैंने परसों तरसों एक पॉडकास्ट किया था, वो बीवी ना दोनों की सेकंड मैरिज थी, उसके हस्बैंड का उसकी ही भाई की बीवी के साथ अफेयर, प्रेग्नेंट भी हो गई, बच्चा भी डिलीवर कर दिया, और उसके भाई को इतना भरोसा है कि मेरा जो जीजा है और मेरी जो बीवी है दोनों अच्छे हैं। और दूसरी बात, आजकल के आदमियों की जो फैंटेसीज है ना वो इतनी ख़राब हो गई है ना पॉर्न देख देख के, बाय गॉड मेरे को मन करता है कि मैं क्या बोलूँ। वो अपनी बीवी को पॉर्न देखने के लिए फोर्स करता था, डाउनलोड करके रखता था, और अपनी बीवी को बोलता था ऐसे ही कर, यही वर्ड्स यूज़ कर। नहीं करती बीवी तो मार खाती है। मतलब आजकल के आदमी इतने पागल हो गए ना, वो पॉन्स देख देख के उनके दिमाग में यही बैठे कि प्लेजर इसी चीज़ से मिलेगा, जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक प्लेजर नहीं मिलेगा। और मैं ये बोलती हूँ तुम्हारी बीवी कोई पॉर्न एक्ट्रेस नहीं है भाई। इसका मैं ये भी मानती हूँ, इसका फैक्ट ये पड़ता है कि फिर कुछ कारण ऐसा है कि यही कारण भी कि वो दूसरी औरतों से फिर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन मूवीज़ में जो फिजिक्स उनका दिखाया जाता है, जो चीज़ें उनकी दिखाई जाती है, वो सोचते हैं कि बीवी भी ऐसी ही होनी चाहिए, बीवी भी ऐसे ही करे, ठीक है, नहीं तो फिर वो बाहर जाता है और जवानी ढूंढता है। हाँ, और उस चक्कर में अपनी बीवी बच्चे भी ख़राब करता है, और फिर वो उस लेडी को घर भी ले आता है, शादी भी कर लेता है, और फिर उसके साथ आराम से जीता है, और बीवी को कहता है तू नौकरानी है इसकी, तेरे को रहना पड़ेगा। भाई जवानी किसी की थमी हो तो थमे, वो भी ढलेगी फिर तीसरी ले आएंगे, वो भी ढलेगी फिर चौथी ले आएंगे। मतलब एक हमारे शुगर डैडी शुगर मम्मी, वो पिछले पॉडकास्ट में पता चला मुझे शुगर डैडी शुगर मम्मी भी होता। अरे आप क्या बात करो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुगर डैडी शुगर मम्मी नथिंग। इस कदर ये समाज पागल हुआ पड़ा है ना, ये पता नहीं क्या है इस चीज़ में कि इसके लिए लोग रेप तो आप रोज़ आए दिन सुनते ही रहते हो। वो तो ये लगा लो कि ये तो एक वो तो दिमागी रूप से पागल आदमी है। दिमागी रूप से पागल आदमी तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल बन गया है, ये एक हमारा भारतीय संस्कृति की एक पहचान है कि भारत में रेप होना, अगर एक महीना बिना रेप का कोई चला गया तो भारत के ऊपर कालिक है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिसमें रेप केस ना आया हो। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि रेप केसेस पता चलने लग गए हैं। मतलब मुझे तो सेक्स नाम से नफरत हो गई है। कोई मुझसे बोले ना कि आस्था तेरे को शादी तो करनी पड़ेगी, मेरे को बोलते हैं, जैसे अब भैया कभी कभार बोलते हैं मजाक करने के लिए कि लड़का ढूंढने लग जाते हैं। मैंने कि क्यों, मेरे को बर्बाद करना है आपको, फिर से वापस मायका में बुलाना है, बोझ लग रही हो बोल दो, ऐसी चली जाऊंगी। कह रहे मैं तेरे को छेड़ रहा हूँ। मैंने कि मेरे को मत छेड़ो, शादी नहीं करनी मुझे, बोझ लग रही है, ऐसी बोलता आस्था तू चली जा, मैं चली जाऊंगी। ये मत बोलो तेरे को शादी करनी, तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने कि मायका वैसे भी शादियाँ नहीं करवाता ना, आपका रूल है ना, क्यों शादी करवाने के पीछे पड़े हो? सुना देती हूँ मैं भैया को। कह रहा ठीक है नहीं करवा रहा, रह तू यहीं पर। अच्छा अपने लिए खुद तो ढूंढ ले। मैंने कि नहीं ढूंढना, क्यों ढूंढूं? किस पे विश्वास नहीं करा, सब पे तो करके देख लिए, सब ने धोखा ही दिया है। कि कोई एक रिश्ता बता दो कि हाँ आज से तेरे को इस रिश्ते ने धोखा नहीं दिया। हर रिश्ते ने मेरे को हर मोड़ पे, हर वक्त, हर पल, हर सेकंड पे धोखा दिया है। तो भाई आप लोगों ने आस्था जी की पूरी कहानी देखी सुनी, और मायका स्वीट होम से अब ये जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे ये अब कुछ सालों से आराम से अपने जीवन और अपनी पढ़ाई को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। खासकर पेरेंटिंग को लेकर के भी आज हमारे बीच में बात हुई कि आजकल के माँ बाप के जो रिश्ते हैं उसकी वजह से बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और वो किस स्थिति से गुजर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो हमारा मायका स्वीट होम है उनके जो नंबर हैं, जो हमारी ब्रांचेज़ हैं चंडीगढ़
नजफगढ़ दिल्ली में, और हरियाणा सोनीपत या पानीपत, सोनीपत में, और एक जो न्यू ब्रांच खुली है वो पंजाब में खुली है। उन सब के नंबर हम आस्था मैम से लेकर के अपने स्क्रीन पे डालेंगे। तो जो भी बहन बेटी जो जेन्युइन में ज़रूरत है, ये यहाँ पे घर बर्बाद वाला काम नहीं है कि दो बातें सुने और छोटी मोटे झगड़े को ये समझ लो कि भाई हाँ हम तो बहुत अरेस्ट हो गई हैं, ये नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। ये वाकई में उन लोगों की सच्चाई है जो उस चीज़ को लंबे स्तर तक, मतलब वो 20 साल से उस चीज़ को सहन कर रही थी। तो उन बहनों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उन भाइयों के लिए है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जिन बहनों को वाकई में ज़रूरत है उनका नंबर हम मेंशन कर देंगे, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपसे चाहूँगी कि इनके पेज से आप जुड़े, जो भी डोनेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, और जो आपका दाल पानी चीनी चावल, जो भी आपका हमारा किचन का जो नॉर्मली सामान होता है, वो आप जहाँ और जिस एरिया के लोग हो वहाँ पे डोनेट करें। जो बहनों को ज़रूरत होती है उसके लिए भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक कुछ नए लोगों के साथ। धन्यवाद।